आपके ऊपर डिपेंड है। कंपलसरी नहीं यूजर का इंटरेक्शन चाहिए या ना चाहिए। अगर क्लियर है तो मुझे सी लिख दो जलपेश। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज सेशन 4 है। ठीक है, 2 वीक का बोला था, लेकिन थोड़े टॉपिक ऊपर नीचे है, थोड़ा बीच में डाउट आए थे, सॉल्यूशन किया था, कभी कभी नेट का इश्यू आया था तो लेट चालू हुआ था, तो टॉपिक थोड़े बाकी रह गए। मे भी शायद कल का एक सेशन भी होगा, एंड अगर सबको कल का टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो हम दूसरा टाइम भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के आज तो पूरा नहीं होगा, उतना श्योर हो, क्योंकि टॉपिक थोड़े ज्यादा बाकी है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हैक इनटू कंप्यूटर, जो कल बाकी रह गया था प्रैक्टिकल का। मैंने लास्ट में पूछा था कि 10-15 मिनट का है, वेट करना है, किसी किसी का काम था, रिप्लाई आया था, जा रहे थे, सो हमने आज के लिए बोला था। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि आपको कंप्यूटर में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कौन सी सर्विस चालू होती है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या फिर आपके कंप्यूटर का डेटा जा सकता है, आपका आईपी एड्रेस या कुछ किसी और को मालूम पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे हैकिंग के कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वाई सिक्योरिटी की सिक्योरिटी क्यों चाहिए, उसमें अलग अलग टॉपिक है, हम वो सब कवर में डिटेल करेंगे। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको बोला था कल भी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जीरो लेवल का हैकर है, जो हाउ बेस लेवल का प्योर बेसिक, या फिर जो हाई लेवल का हैकर है, सबको ये इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये टॉपिक में आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। आपकी जितनी वर्बल कम्युनिकेशन या फिर टेक्स्ट वाला मैसेज में आप कुछ अलग अलग लिखते हो, सामने वाला रिप्लाई दे देता है, ऐसा कुछ भी अलग अलग चीज में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। फिर हम विंडोज 7 या 10 का पासवर्ड क्रैक करेंगे, हैक करेंगे, करेक्ट नहीं सॉरी, क्रैक का वाला बाद में आएगा। फिर हम 2 साल अलग अलग अटैक है उसके बारे में देखेंगे, पासवर्ड क्रैकिंग वेकिंग सब करना है। एंड वेबसाइट की क्लोनिंग भी सीखेंगे, वेबसाइट कैसे क्लोन करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड हैक करना, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करके ना सेशन शुरू करते हैं। सेशन 4 है आज का। ठीक है, सबसे पहला फंडा, हैकिंग इनटू कंप्यूटर। प्रैक्टिकल ही करना है डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत समझना है वो समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहला फंडा क्या है, इंपॉर्टेंट फोल्डर्स एंड देयर वर्क। बहुत सारे ऐसे फोल्डर होते हैं कंप्यूटर के अंदर कि जो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वो कभी कभी हाइड भी होते हैं, यानी उसका काम कुछ अलग होता है, तो आपको वो जानना जरूर है, जो नॉर्मल यूजर को शायद ना भी मालूम हो। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है 5 ऐसे, लेकिन सिर्फ 5 नहीं, बहुत सारे अलग अलग है। ये तो मैंने मेन कैटेगरी बताई, उसके अंदर भी अलग अलग चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा। ये मैंने पाथ लिखा है, एक फोल्डर का नाम नहीं, ये पूरा पाथ है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा। अब अगर मैं यहाँ से मेरा कंप्यूटर खोलता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हर एक कंप्यूटर में सी ड्राइव तो होगी, क्योंकि हमारा विंडोज ही उसमें इंस्टॉल होता है। एंड वो अगर सी ड्राइव ओपन करोगे तो उसके अंदर होता है, देखो बाय डिफॉल्ट सबका फोल्डर से नहीं दिखता। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं हिडन फोल्डर बाय डिफॉल्ट में चालू रखूँ, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। अगर कुछ भी मेरे कंप्यूटर में हिडन भी है तो मुझे दिखना चाहिए, तो मैं चालू रखता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट चालू नहीं होता। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सब कंप्यूटर में हिडन आइटम बंद होती है, कि अगर कुछ भी हाइड किया हुआ है तो दिखे नहीं, क्योंकि कोई भी फोल्डर या फाइल्स का हाइड करने का मतलब कि हमें वो किसी और को दिखानी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम देखे वैसा नहीं रखे, तो मैंने ये ऑप्शन हटा दिया कि हिडन आइटम ना दिखे। तो बाय डिफॉल्ट इतनी चीजें होती है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा, सॉरी प्रोसेसर, उसका कुछ डेटा होगा, कुछ पुराने लॉग्स हो गए, ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो वो होता है। दूसरा प्रोग्राम फाइल से ये 86 वाला। अब जो जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो 32 बिट 64 बिट दोनों के आते हैं, तो ये दोनों में अलग अलग तरह से डिवाइड हो जाते हैं। फिर यूजर्स के अंदर सब यूजर का डेटा होता है, एंड विंडोज के अंदर सब कंप्यूटर की सिस्टम की रिक्वायरमेंट फाइल होती है, कि जैसे कंप्यूटर शुरू होगा तो क्या क्या फाइल शुरू होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर पहले रन होगा, कौन सी सर्विस चालू होगी, क्या क्या यूजर का सेटिंग किया हुआ है, आपने वॉलपेपर कौन सा रखा है, सॉफ्टवेयर सेटिंग कैसा किया हुआ है, तो वो सब फंडा इस विंडोज के अंदर होता है। तो ये सब तो बाय डिफॉल्ट फोल्डर होती है जो कंप्यूटर के लिए काम की, लेकिन कुछ ऐसे फोल्डर जो हिडन होते हैं जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत काम का डेटा होता है, मीन्स कंप्यूटर के लिए। अगर वो डेटा किसी और को भी ले लिया तो दिक्कत हो सकती है, या फिर अगर उस जगह पे कोई मेलिशियस डेटा आ गया तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वहां पर, क्योंकि वो सब हिडन होता है। तो देखो मैं फिर से क्या करता हूँ, ये व्यू के अंदर जाके हिडन आइटम देखे वैसा कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अलग अलग 2 फोल्डर नए आ गए जो थोड़े बहुत क्या है, ब्लर है। एक है एमएसओ केस एंड एक है प्रोग्राम डेटा। तो हमारे सेशन में क्या मैंने बताया था कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा जो हिडन है, तो एक प्रोग्राम डेटा है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो आप अगर देख सकते हो लिस्ट है कि एडोब है, एनीडेस्क है, डॉल्बी, इंटेल, सब अलग अलग क्या है, सब अलग अलग सॉफ्टवेयर की नाम के हिसाब से फोल्डर बने हुए। ये फोल्डर में सब ऐसी चीज होती है कि जो कोई भी अगर आप
ऑडियो कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। भाई मुझे ऑडियो की नोटिफिकेशन, सबको आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे फिर से सी लिख दो, अगर क्लियर आवाज आ रही है तो। क्लियर है, ओके। जस्ट मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आई कि ऑडियो कनेक्शन की, फिर लास्ट टाइम जैसा ना हो कि मैं बोलता रहूँ और चालू हो जाए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये एडोब है, एनीडेस्क, जब भी कोई भी यहाँ पर आपको मोस्टली वैसे ही फोल्डर के नाम देखेंगे जो कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपने अपने कंप्यूटर में जो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वो सॉफ्टवेयर का सब डेटा, वो तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स में या फिर प्रोग्राम फाइल्स 86 इन दोनों में होता है। लेकिन उसके बाद आप कुछ भी जो अपना सेटिंग करते हो, जैसे कोई फोल्डर है उसके अंदर आपने कुछ सेटिंग किया, कहीं पर कुछ पासवर्ड डाला, या कोई भी आपने उसके बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग वो सब चेंजेस किए, या फिर उसके अंदर कुछ डेटा है, जैसे कि आप कैसे मोबाइल में एंड्रॉइड है उसके अंदर फेसबुक यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जब फेसबुक इंस्टॉल करते हो तो वो कुछ एमबी का होता है। लेकिन जब आप उसके अंदर लॉग इन करते हो, डे बाय डे यूज करते हो, तो एक दो महीने बाद जब आप देखोगे तो उस एप्लीकेशन की साइज बढ़ गई है। तो क्या क्या उसने अंदर डेटा स्टोर किया। तो उसी तरह जो कोई भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, तो वो कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर भी कुछ ना कुछ उसका डेटा स्टोर करते जाते हैं। तो वो सब इस प्रोग्राम डेटा में होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये काम का क्यों है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक तो हिडन है, सबको दिखता नहीं है। दूसरी चीज, अगर इस फोल्डर के अंदर किसी ने कुछ डेटा डाल दिया तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर से ही अगर फोल्डर हिडन है तो अंदर की कुछ आइटम दिखने वाली नहीं है। तो जैसे हमने कल देखा था वायरस एंड सब कुछ बनाना, वो वायरस वाली फाइल आप इस फोल्डर के अंदर डाल देते हो, ऑटो रन वाली हो तो मीन्स की फाइल जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट हो, वो फाइल स्टार्ट होने वाली हो तो तब इधर डाल दो, तो यूजर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा खुद कि मेरे अंदर कुछ नई डेटा आया, नई फाइल आई, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या नया डेटा मेरे कंप्यूटर में आया, क्योंकि वो हिडन है। एंड अपना वायरस आराम से काम कर पाएगा। दूसरी चीज, इस फोल्डर का यूज क्या है, तो कि अगर मैंने जैसे बताया कि हर एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो तो उसका डेटा इधर स्टोर हो जाता है। तो जब कभी आपने इंस्टॉल किया तब तो कोई बात नहीं, वो डेटा बन आएगा, आपके काम का भी था। लेकिन सपोज कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऐसा है जिसका अब आपको काम नहीं है, इन आपने अनइंस्टॉल कर दिया, तो भी उसका डेटा इधर रहता है। एंड अगर मान लो आपने उस फोल्ड सॉफ्टवेयर में अलग अलग परमिशन दी हुई है, जैसे एंड्रॉइड में हर बार पूछते हैं स्टोरेज की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, वॉइस ऑडियो की परमिशन, कैमरा की परमिशन, सब, तो उसी तरह इसमें भी सब परमिशन होती है। लेकिन कंप्यूटर में कभी पूछते नहीं, बाय डिफॉल्ट दे देते हैं। जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डालते हो, कभी ऐसा नहीं पूछेगा भाई मुझे लैपटॉप का कैमरा एक्सेस करने की परमिशन दो, या आपके लैपटॉप के अंदर जो माइक है मैं यूज करूंगा, आपका हार्ड डिस्क है उसका स्टोरेज में यूज करूंगा। कंप्यूटर में सब परमिशन बाय डिफॉल्ट दे देते हैं। अब वो डिपेंड है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या पूरी सर्विस के ऊपर काम करता है। आपने जो जो सर्विस बंद रखी है तो वो सर्विस सभी एप्लीकेशन के लिए बंद हो जाएगी, जो जो सर्विस चालू रखी है वो सभी के लिए चालू हो जाएगी। यहाँ पर सर्विस मैटर करती है, जबकि एंड्रॉइड मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग परमिशन होती है। तो मैं मेन चीज ये करना चाहता हूँ, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है ना, उसको अथॉरिटी मिल गई थी, फिर आपने उसको अगर अनइंस्टॉल किया, फिर भी उसका डेटा इधर रहता है। तो जैसे कि मान लो आपने विनरार नाम का एक फोल्ड सॉफ्टवेयर आता है, वो आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना है तो उसका डेटा इधर होगा उसी नाम से, विनरार नाम से। वो फोल्डर आपको बाद में मैन्युअली आके उसको डिलीट कर देना है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। ये जरूरी है। वैसे कोई मिसयूज होगा उसकी गारंटी नहीं है, ना भी हो, ऐसे ही वो डेटा पड़ा रहा है, लेकिन चांसेस है। तो अकॉर्डिंग टू एथिकल हैकर और सिक्योरिटी, आपने जो कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हो तो बाद में आपको वापस आके ये हिडन वाला फोल्डर ओपन करना है, प्रोग्राम डेटा वाला, और उसके अंदर से उस जो सॉफ्टवेयर आपने अनइंस्टॉल किया उसका डेटा आपको डिलीट करना जरूरी है। अगर ये फंडा सबको क्लियर है तो मुझे डन लिख के रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में। अगर डाउट है तो मुझे क्यों लिख दो, क्वेश्चन करके। आधे लोगों का डन है, या बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। आशुतोष, विधान, जल्पेश, स्मित, सागर, 5 लोगों का रिप्लाई आया। बाकी 3 क्या कर रहे हैं। ओके, बिंदु जी को रिपीट करना है। हम्म, ओके, सब ओके। बिंदु जी फिर से सिंपल बता दो कि मान लो कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, वो आप इंस्टॉल करते हो। मान लो आपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट में कुछ डाउनलोड किया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाता है। इधर कोई ना कोई वो फाइल पड़ी होगी, अगर इधर नहीं है तो ये प्रोग्राम नाम की इसमें ये आप अलग अलग एक सी फाइल पड़ी। अब जब आप ये सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हो तो उसको क्या एंटर करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप करोगे क्लिक तो पहले तो एडमिशन पूछेगा, अपग्रेड इन सब करने का आएगा ऑप्शन, जो कोई भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से अलग अलग आएगा। ठीक है, एंड वो एक बार अगर इंस्टॉल हो गया तो उसका डेटा दो जगह पे डिवाइड हो जाता है। एक तो बाय डिफॉल्ट होता है ये सी ड्राइव में, ये प्रोग्राम फाइल चाहे 86, दोनों में से कोई भी एक में, वो डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर की, वो 32 बिट का है 64 बिट का है। ठीक है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। जब उस सॉफ्टवेयर का आप यूज करते जाते हो, उसके अंदर कुछ आपने डेटा अपलोड किया, कुछ डाउनलोड किया, कुछ सेटिंग चेंज की है, तो वो मैन्युअली उस यूजर का डेटा है, तो वो प्रोग्राम डेटा में रहता है। एंड जब आप वो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल करोगे तो वो सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये यूजर ने जो डेटा बना इस फोल्डर के अंदर जो एक फोल्डर बनेगा दूसरा, वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा, तो वो आपको मैन्युअली डिलीट करना है, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे और कोई भी जो डेटा आप फ्यूचर में यूज नहीं करने वाला है वो वैसे ही आपके कंप्यूटर में पड़ा ना रहे। क्लियर है? तो मुझे सी लिख दो फटाफट, बिंदु जी। ओके, डन। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा टॉपिक उसके अंदर ही। दूसरा है, कल मैंने वायरस बनाने टाइम बताया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा, कि वो अपने हिसाब से यूजर का नाम डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरा पाथ रखा है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, एंड यूजर्स के अंदर उस यूजर का नाम होगा ना, उसके अंदर एप डेटा। तो वापस हम सी ड्राइव में आ जाते हैं। ये हमारी सी ड्राइव है और सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर, एंड उसके अंदर देखो अगेन सबसे पहले मैं सेटिंग में जाके व्यू के अंदर हिडन फोल्डर को बंद कर देता हूँ, ताकि आपको ओरिजिनल जैसा लगे, क्योंकि मेरे लैपटॉप में सब कुछ चालू होगा सिक्योरिटी के हिसाब से। तो मैं यूजर्स में जाता हूँ और यूजर्स में देखो दो फोल्डर हो गए, एक निकुंज गोयल है, एक दूसरा एक पब्लिक है। पब्लिक को सबके अंदर होगा ही, लेकिन ये फोल्डर जो है वो मेरे नाम यूजर नेम है, उसी तरह अलग अलग यूजर का अलग अलग नाम होगा, तो वो फोल्डर इधर बन जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके अंदर ये सब डिटेल होगी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, सब। आप अपने डेस्कटॉप में यहाँ पर जो कुछ भी चीजें बनाते हो, जैसे मैं राइट क्लिक करके इधर न्यू करके एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ कि 1 2 3 टेस्ट इस नाम की, तो वो फाइल डायरेक्टली यहाँ बनती है। मतलब कि आपके सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर आपके यूजर का नाम, एंड उसके अंदर ये रहा डेस्कटॉप, तो वो फाइल आपको इधर दिखे। देखो 1 2 3 डॉट टेस्ट, आप इधर डेट भी देख सकते हो, 20 4 11 बज के 33 अभी मैंने बनाई हुई है, तो वो फाइल इधर होती है। एंड सेम फंडा, अगर मैं इधर से कुछ बनाता हूँ, न्यू करके एक फोल्डर बनाता हूँ, मान लो कि क्या टेस्टिंग फोल्डर, तो यही फोल्डर आपको वो डेस्कटॉप पे दिखेगा। इसको मैं बंद करता हूँ तो देखो फोल्डर इधर आ गया, ये रहा टेस्टिंग फोल्डर, दिख रहा है। तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन आप अल्टीमेटली क्या अपने डेस्कटॉप में जो कुछ भी स्टोर करते हो वो सीधा उस पाथ में होता है। आ गया, हाँ। फिर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, आपने जो कुछ भी डाउनलोड किया तो इधर डाउनलोड में होता है। तो ये सब जो डेटा है, ठीक है, वो तो कॉमन है, सबको मालूम होता है, लेकिन यहाँ पर एक और फोल्डर होता है जो हिडन होता है, जो मैंने आपको बताया पाथ में, एप डेटा। जैसे अगर अभी आप इधर ध्यान से देखो तो इधर कोई भी डेटा, कोई भी फोल्डर एप डेटा नाम का नहीं दिखेगा। नॉर्मली ए है तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, यहाँ पर सी डी से शुरू होते हैं सब। तो देखो अगेन मैं व्यू में जाके हिडन फाइल क्लिक करता हूँ, मुझे हिडन आइटम दिखे, तो अब देखो एक एप डेटा नाम का फोल्डर आ गया, जो कब से बना हुआ है, 27 फरवरी से बना हुआ है। एंटर करता हूँ तो इसके अंदर ये 3 फोल्डर है, वापस लोकल है, रोमिंग है। जैसे मान लो कोई फोल्डर ऐसे जो ऑफलाइन काम करते हैं, जिसमें नेट की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी है लेकिन कुछ ऐसा डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर काम का है, तो वो सब ये लोकल में स्टोर होता है। लोकल के अंदर अगेन आपको वही दिखेगा, सब अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से नाम, जैसे कि एडोब है, ये कनेक्ट डिवाइस प्लेटफॉर्म है, डायग्नोस्टिक, गूगल। गूगल के अंदर आप जाओगे, गूगल क्रोम आपको दिखेगा, गूगल ड्राइव दिखेगा। जो जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल है वो सब का अगेन एक डेटा इधर भी बन जाता है। जैसे अभी हम जो सेशन ले रहे हैं वो गोटो मीटिंग में, तो इधर गोटो मीटिंग का डेटा है, इधर सब डेटा बन जाता है, अलग अलग फाइल्स EXE के हिसाब से। अब अगर जब मैं गोटो मीटिंग जो भी ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं वो अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, फिर भी ये डेटा, ये फोल्डर तो इधर रहेगा। वो अनइंस्टॉल कहाँ से होगा, तो अनइंस्टॉल सिर्फ होता है ये सी ड्राइव के अंदर, ये प्रोग्राम फाइल्स में से, यहाँ से उसका डेटा चला जाएगा, जो सॉफ्टवेयर का डेटा
इंस्टॉल करते टाइम उसने बनाया था, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद हमने जो मैन्युअली डेटा अलग अलग बनाया हुआ है डेली के हिसाब से, वो नहीं जाता। तो यहाँ से भी आपको उसको उड़ाना है, ये डेली के हिसाब से अलग अलग बनता जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओ तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको अलग अलग दिखेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट मतलब हमारा पूरा विंडोज, पूरे विंडोज में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे यहाँ पर विंडोज के एप्स है, तो विंडोज के ऐप में बैकअप है, डेस्कटॉप इंस्टॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एक्सबॉक्स गेम का आता है, पाइथन, जो जो आपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल किया वो सब इधर हो गए। विंडोज मीडिया, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा विंडो मीडिया प्लेयर, जिसके थ्रू हम म्यूजिक बजाते हैं। उस तरह अलग अलग ये सब सॉफ्टवेयर। ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर एमएस ऑफिस होगा। अब ये सब जो फोल्डर है, ये सब क्या होगा, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, उसका डेटा यूज होता है। तो आपको ये बात भी याद रखना है क्या, कि अपने सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर आपके यूजर का जो नाम हो वो, एंड उस नाम के अंदर एप डेटा नाम का फोल्डर होगा जो हिडन होगा, एंड उसके अंदर लोकल, यहाँ से भी आपको डेटा हटाना है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए एंड आप चाहते हो कि मैंने जो भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया उसका कुछ भी डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ आके भी उसको डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर डेटा है तो वो इस यूजर, जो आपने यूजर है, जैसे यहाँ पर निकुंज गोयल, उस यूजर की परमिशन के साथ वो डेटा रन होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में एक ही यूजर है तो वो बाय डिफॉल्ट एडमिन होगा। तो आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में पड़ा है, जिसका कुछ डेटा बच गया है, लेकिन आपने वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दिया, तो आपको मालूम नहीं कि वो डेटा अंदर पड़ा है, एंड जब भी आप लॉग इन करोगे तो वो डेटा उस परमिशन के साथ बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे डाउट लिख दो, क्वेश्चन का क्यों लिख दो, क्वेश्चन है तो, वरना अगेन क्लियर लिख दो सी। विधान का क्वेश्चन है, अगर हम सी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर सेव नहीं करते तो क्या होगा। देखो भाई, अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वो इंस्टॉल करते टाइम जो जो डेटा का पूछता है कि उसका पास, कि कहाँ पर स्टोर करना है, तो वो तो उसका अलग से फंडा पूछता है कि आप जो कुछ भी डेटा बाद में सेव करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कहाँ पर स्टोर करना है, उसका पास होता है। वरना हर एक सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर तो उसका डेटा बनाता ही है। अगर यहाँ पर नहीं बनता मतलब वो इंस्टॉल नहीं हो, प्रॉपर काम भी नहीं करेगा। कुछ कुछ डेट गेम्स एंड सब आती है जो क्रैक वाली वर्जन मिलती है, जो डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि आप फोल्डर में जाके क्या एंटर करो, सीधा रन हो जाएगा। उसकी बात अलग है, वो तो क्या पूरा सेटअप ही एक साथ होता है, वो बड़ा बड़ा जीबीओ में होता है। जबकि यहाँ पर मैं इंस्टॉल करने वाले सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, जो 50-60 MB के, 100-200 MB के होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर उसकी। गोट इट क्लियर। आजकल हैकिंग का जमाना है, तो अलग अलग गेमिंग एंड सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं कि जिसमें क्या सेटअप ऑलरेडी सब फाइल एक्सट्रैक्ट की हुई होती है, कि आप सीधा एंटर करो वो सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, सीधा बंद करो वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं रेगुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, कि जो कोई आप इंस्टॉल करते हो तो आप इंस्टॉलेशन की प्रोसेस करते हो। जैसे कोई ईएक्सी है, ईएक्सी के बाद आपने उसको इंस्टॉल किया तो वो सब सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गए, एंड सबका डेटा अलग अलग, तो यहाँ पर से होगा ही प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। एंड जब आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे तो इस यूजर के अंदर उसका डेटा स्टोर हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है टेम्प, परसेंटेज टेम्प है, एंट्री पेज। ये तीन फंडे ऐसे है कि जो आपके कंप्यूटर को स्लो करने में कभी कभी उसका हाथ होता है। ठीक है, जैसे कि आप विंडो आर लिखोगे, यहाँ पर सिंपल लिखो टीएमपी, मतलब विंडो आर करके रन वाला डायलॉग खोलो, उसके अंदर लिखो टीईएमपी, टेम्प, तो एक अलग से फोल्डर खुल जाएगा। एंड सबको यही पाथ याद होगा, मोस्टली मैंने सबको बताया कि भाई विंडो आर करके टेम्प खोल दो, लेकिन उसका ओरिजिनल पाथ क्या है, तो देखो आप सी ड्राइव के अंदर विंडोज, एंड विंडोज के अंदर एक टेप नाम का फोल्डर होता है। जैसे मैं कंप्यूटर खोलता हूँ सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर विंडोज, एंड विंडोज के अंदर होगा एक टीईएमपी नाम का फोल्डर। तो ये, हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बोलो। सर, सर मुझे बहुत देर से सब दिख रहा है, बहुत देर से स्क्रीन दिख रहा है। ज्यादातर तो दिखा ही नहीं है अभी तक। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नेट का इश्यू हो सकता है, लेकिन अगर सब में ऐसा है तो भाई सबको ऐसा है, स्क्रीन लेट आ रही है तो लेट करके रिप्लाई दे दो मुझे। लेट स्क्रीन आती है तो मुझे बताओ, वरना डन है तो अच्छा लग दो डन, ओके लग दो ओके। ठीक है तो
बिंदु जी, सबको स्क्रीन ठीक दिख रही है तो शायद आपके नेट का इश्यू हो सकता है। नेट स्लो चल रहा हो तो आपको वीडियो बाद में आता हो, वॉइस पहले आ जाता हो, क्योंकि वॉइस की स्पीड कम होती है तो वॉइस आपको आराम से दिख जाएगा, लेकिन जो स्क्रीन होती है उसमें वीडियो पूरा होता है तो उसके लिए नेट की स्पीड चाहिए, तो शायद आपके नेट का इश्यू हो सकता है। इसमें मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। बाद में अगर रिकॉर्डिंग में आप रिपीट करना तो कर लेना, अभी आप देखते रहो। ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। लेकिन अभी मत जाना, अभी तो ये सीखना शुरू ही रखना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वापस में आता हूँ फिर से कि मैंने क्या होता है, सी ड्राइव के अंदर विंडोज, एंड विंडोज के अंदर टीईएम, ये टेम्प नाम का फोल्डर है। तब ये जो चीज आप मैन्युअली आके खोलो या फिर आप विंडो आर के अंदर टेम्प लिखो एंड खोलो, तो देखो ये दोनों आपको सेम लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो टेम्पररी फाइल फोल्डर है, ठीक है, क्योंकि मैं ये मैन्युअली क्यों दिखा रहा हूँ पाथ, क्योंकि कभी कभी मान लो आपके अंदर वायरस आ गया या फिर यूजर ने कुछ छेड़खानी, मतलब हैकर ने कुछ छेड़खानी की है, तो उसमें मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि अपना लोग कोई शॉर्टकट यूज ना कर पाए, इसलिए वो विंडो आर जो हम रन करके खोलते हैं वो ऑप्शन बंद कर देते हैं और आप रन खोल ही नहीं पाते। एंड अगर आप रन डायलॉग बॉक्स नहीं खोल पाओगे तो आप विंडो आर करके टेम्प लिख ही नहीं पाओगे, एंड टेम्प नहीं लिख पाओगे तो ये सब डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए मैं मैन्युअली पाथ दिखा रहा हूँ कि सी ड्राइव के अंदर विंडोज ने उसके अंदर टेम्प नाम का फोल्डर होता है, एंड यहाँ पर जो कुछ भी डेटा है अभी वो सब क्या होता है, टेम्पररी डेटा। मतलब अभी आप कुछ यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर तो उसका जो कुछ फाइल्स थी उसको रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए ही, या उसके लॉग्स बनेंगे, उसके कुछ सेटिंग क्या उसके हिसाब से बनेगी तो वो इधर होती है। ठीक है, एंड ये सब जो फाइल्स है ये सब क्या होती है, बाद में कुछ काम की नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पड़ी रहती, वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होती। जैसे अगर आप लिनक्स वाला कंप्यूटर यूज करते हो तो लिनक्स वाले कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट 1 मंथ का टाइम होता है, 30 दिन, 30 दिन में ऑटोमेटिक वो पूरे कंप्यूटर गायब हो जाती है, लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं होता। इसमें तो डेली फाइल्स बनती रहेगी एंड वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। एंड ये अगर टेम्प वाले फोल्डर में है तो ये फाइल्स का क्या होता है कि जितनी बार आप कंप्यूटर चालू करते हो तो उस टाइम ये सब फाइल्स टेम्पररी जो फाइल वो रनिंग होती है बैकग्राउंड में। तो इसकी जितनी ये बड़ी बड़ी फाइल नहीं होती, जैसे आप यहाँ पर देखो इसकी साइज अगर आपको दिख रही है तो लास्ट वाली जो फाइल है 12 KB, 111 KB, 294, 21415 KB, ये 0000 KB, ये 1 KB की फाइल, तो सब छोटी छोटी फाइल ही होती है। लेकिन ये जब छोटी छोटी फाइल मल्टीपल हो जाएगी, जैसे आप देखो अगर आप, मैं इसको डेट के हिसाब से करता हूँ तो यहाँ पर जो फाइल्स है कब की है, 12 12 से लेके 20, ये पिछले 8-10 दिन की, क्योंकि मैं बीच बीच में इसको डिलीट करता रहता हूँ। लेकिन मान लो जो भी यूजर पहले बहुत टाइम से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको इस फोल्डर उसने खोला ही नहीं है ये फोल्डर, तो उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होगी जो रैम में चलती रहेगी एंड वो आपके कंप्यूटर को स्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल ए कर दो और उसको डिलीट करना है। इसके अंदर जो कोई भी फाइल होती है कोई भी एक भी फाइल काम की नहीं होती, टेम्पररी फाइल होती है। नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे तो उसके बाद क्या आपका सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो गया तो आपने डेटा भी सेव कर लिया था, तो टेम्पररी फाइल वैसी की वैसी रहती है, तो वो भी आपको उड़ा देनी है। अगर आपका जब कभी भी कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो ये फंड आप कर लेना। ठीक है, नॉर्मल फंडे में मैंने आप ये सब बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक फिर से लेने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने कोई वायरस बनाया हुआ है कुछ भी फाइल, तो वो आप इस फोल्डर में भी रख सकते हो। अगर आप ये टेम्पररी फोल्डर के अंदर उस फाइल को रखते हो तो भी नॉर्मल जो यूजर होते हैं वो सब ये फोल्डर नहीं देखते। एंड अगर वो फाइल टेम्पररी फोल्डर में है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी। हर बार नहीं होती, लेकिन जब कभी भी वो जिस फोल्डर या सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है, मीन्स कि आपने जो कोई भी फ्री वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है या वीडियो फ्री में डाउनलोड किए, एंड वो वीडियो जब आपने रन किए थे तो उस टाइम अगर उस फाइल के अंदर वायरस अटैच था तो वो इस टेम्पररी फाइल में आ जाएगा। तो ये आपको डेली, डे बाय डे या फिर वीकली आपको क्या करना है, डिलीट करता रहना है, ताकि आपकी एक बेसिक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी इसके जैसा आता है जो मैंने लिखा था, परसेंटेज टेम्प परसेंट, वो अलग होता है थोड़ा सा। विंडो आर करके आप क्या परसेंटेज फिर टेम्प लिखो फिर परसेंटेज, तो ये भी सेम टेम्पररी फाइल जैसा ही है, लेकिन ये यूजर का होता है। जैसे वो टेम्पररी कहाँ पर था, विंडोज नाम के फोल्डर के अंदर जो पूरे कंप्यूटर का, मीन्स जो पूरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या फिर विंडोज के सेटिंग एंड वो सब की टेम्पररी जो फाइल है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। जो एडमिन रन एज एडमिन सब होता है वो सब टेम्पररी फाइल उधर होती है कि जो पूरे कंप्यूटर में इफेक्ट करती है।
जबकि इसका पाथ देखो, इसका पाथ क्या है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर मेरे निकुंज गोयल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एप डेटा जो मैंने आपको बताया था हिडन होगा एप डेटा, उसके अंदर लोकल, हम इधर ही गए थे लोकल में, तो यहाँ पर एक टेम्प होगा। जैसे मान लो सी ड्राइव खोलो, सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा, सॉरी नॉट प्रोग्राम डेटा, यूजर्स के अंदर निकुंज गोहिल मेरा यूजर, उसके अंदर ये एप डेटा जो हिडन था, इसके अंदर लोकल, तो इसके अंदर एक टेम्प नाम का फोल्डर को दिख रहा है, टेम्प नाम का फोल्डर ये रहा। तो देखो ये फाइल्स एंड ये फाइल दोनों सेम है, तो ये भी अगेन टेम्पररी फाइल है लेकिन यूजर के बेस, जो जो यूजर ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने लिए। जैसे अगर आपको डिटेल में मालूम हो तो जब जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो यूजर बेस भी कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि ओनली मेरे यूजर में ये सॉफ्टवेयर दिखे, अगर मेरे कंप्यूटर में कोई दूसरा यूजर लॉगिन करे तो उसको ये सॉफ्टवेयर ना दिखे। आप वैसा सेटिंग कर सकते हो, लेकिन वो अलग फंडा है कंप्यूटर विंडोज सीखने का, ठीक है। लेकिन अगर वैसा सेटिंग है तो आपको वो सब फाइल्स इधर ही दिखेगी, वो फाइल्स बाहर वाले विंडोज के अंदर जो टेम्प वाला फोल्डर था उसमें नहीं दिखेगी। तो अगेन ये भी सब टेम्पररी फाइल है, इसको भी आपको क्या डे बाय डे या मैन्युअली वीकली इसको डिलीट करता रहना है ताकि आपका कंप्यूटर स्लो ना चले। उसके बाद लास्ट है प्रीफेच। अब ये प्रीफेच वाली फाइल होती है वो सब लोग नहीं खोल पाएंगे। नॉर्मल अगर आपका कंप्यूटर एडमिन यूजर से लॉगिन नहीं भी है तो आप वो नहीं खोल पाओगे, ओनली एडमिन ही इसको खोल पाएगा। क्योंकि आप अगर देखो जब भी मैं विंडो आर करके प्रीफेच लिखता हूँ तो मुझे वो एडमिन की परमिशन मांगेगा। मैंने इसको फर्स्ट टाइम खोला, जब अभी आप एक बार लॉगिन करोगे खोल लोगे तो उसके बाद दूसरी बार नहीं मांगेगा। मैंने सुबह ही प्रैक्टिस करते टाइम इसको खोल लिया था। वरना अगर आप सबको याद हो जब कभी भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो बीच में प्रॉम्प्ट आता है यस या नो का, वो प्रॉम्प्ट आएगा, एडमिन की परमिशन के बिना ये फाइल नहीं खुलेगी। एंड इसके अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं दिखेगी। जैसे टेम्पररी फाइल में आपको सबको अलग अलग टेक्स्ट फाइल दिखती थी, उस तरह यहाँ पर सब प्रीफेच फाइल है। ये प्रीफेच फाइल किसके लिए होती है, तो जो जब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हो अलग अलग, जैसे विंडो एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम ब्राउजर ले लो, या फिर एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो वो सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है तो आपको अगर मालूम हो तो फर्स्ट टाइम ओपन होने में वो सब टाइम लगाता है, तो उसकी सब फाइल वो इधर स्टोर कर लेता है। हर एक अलग अलग उसकी एक सी फाइल होगी, वहां पर स्टोर कर लेता है। अगर आप इधर देख पा रहे हो तो इसका नाम देखो क्या है, DLL host डॉट exe। उसके बाद कुछ कोड है और डॉट pf है, और ये सब का टाइप क्या दिख रहा है, pf टाइप दिखा रहा है, pf मतलब ये सब क्या है, प्रीफेच फाइल है। लेकिन ये प्रीफेच फाइल कहाँ से बनी है, अलग अलग exe के ऊपर। जैसे मैंने DLL host आज का है, 23 तारीख का है, 20 तारीख का है, 20 तारीख का है, अलग अलग देखो सेम है लेकिन अलग अलग कोड के हिसाब से। मतलब आपने मान लो अभी एक बार एक्सेल खोला तो उसकी एक बार बन जाएगी, देखो इधर दिख रहा है आपको एक्सेल डॉट exe, फिर कुछ कोड करके डॉट pf। तो एक्सेल खोलने के लिए उसको दूसरी बार टाइम ना लगे तो उसने एक pf फाइल बना ली, प्रीफेस फाइल। फिर आपने बंद कर दिया, फिर मान लो आपने दूसरी, जैसे मैंने कल खोला था तो देखो कल का है सेम फंडा, क्या एक्सेल डॉट exe फिर कुछ कोड लेके pf। तो ये सब अलग अलग फाइल्स बनती जाती है कि जो सॉफ्टवेयर के लिए होती है। तो ये सब भी क्या है, बाद में लोड लेती रहेगी। आप इसको चाहे तो इसको भी क्या कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट करने का फंडा, कुछ भी नहीं होगा। मीन्स ये सब डिलीट होगा लेकिन आपके कंप्यूटर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाली। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि क्या राइट नाउ अगर उस फाइल की वजह से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चालू है तो वो फाइल देखो ऑटोमेटिक बनती जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑटोमेटिक अभी बन रही है। आप टाइम भी देख सकते हो 20:04:11 अभी के अभी बनी, तो बन जाएगी। वो अपने आप कंप्यूटर के अपने आप बना लेता है। लेकिन जो फाइल्स उसने पिछले बार बनाई थी एंड जो अभी यूज नहीं करी वो उड़ गई, इतना खाली होगा। लेकिन आपके कंप्यूटर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब क्या जो रैम के अंदर डेटा जो यूज होता है वो सब खाली हो जाएगा एंड आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इश्यू आता है कि सर मेरे पास इतनी ज्यादा रैम है फिर भी कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो ये 3 फोल्डर उसको देख लेने कि जिसके अंदर से डेटा वो हटा दे। और ओनली कंप्यूटर की स्पीड की बात नहीं है, एथिकल हैकिंग का सेशन है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर ही वायरस एंड सब कुछ मोस्टली होता है। छोटे मोटे वायरस, जो बड़े लेवल के वायरस है वो तो अलग ही पूरा होता है वायरस, जैसे आप क्लिक करो रन हो गए तब। लेकिन छोटे मोटे जो होते हैं वो सब ये 3 फोल्डर में कहीं ना कहीं नॉर्मली हैकर रख देते हैं। तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यही मैं बताऊंगा कि क्या हफ्ते 10 दिन में या 1-2 दिन में उसको उड़ाते रहो, डिपेंड ऑन आप कितना कंप्यूटर में काम करते हो। ये सब अगर क्लियर है तो मुझे अगेन फिर से सी वाला मैसेज कर दो कि सर क्लियर, एंड डाउट है तो डी लिखो। ओके।
सबको क्लियर है? डन। तो आगे बढ़ते, ये सब तो हिडन फोल्डर है, सब कुछ जो काम की बात थी वो हो गया अंडा। आगे बढ़ते, इसके बाद है बैकग्राउंड सर्विसेज इन ब्रेव। दूसरा चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या बैकग्राउंड सर्विस चलती रहती है, क्योंकि उसके हिसाब से ही क्या होगा, हैकर हैकिंग कर सकता है या फिर कुछ ना कुछ आपके कंप्यूटर में सर्विस चालू है लेकिन आपको मालूम नहीं। जैसे कि मोस्टली अभी सब लोग एंड्रॉइड तो यूज करते ही है, तो उसमें आप जो कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो उसको फिर बैक आके एग्जिट भी कर दे तो उसका काम खत्म हो गया। लेकिन फिर अगर आप जब वो टास्क मैनेजर वाला फंडा खोलते हो मेन्यू वाली स्विच के साथ, तो आपको बैकग्राउंड में तो वो सॉफ्टवेयर रनिंग होते ही है, उसको आपको वहां से भी निकालने पड़ते हैं वरना वो बैकग्राउंड में चालू ही रहते। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारी सर्विस बैकग्राउंड में चालू होती है। तो उसके लिए तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सर्विस काम की है जिसको मुझे बैकग्राउंड में चालू रखना ही पड़ेगा, और कौन सी सर्विस मेरे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा है। एंड ये बैकग्राउंड सर्विस सबके लिए सेम नहीं होगी। जैसे मैंने एंड्रॉइड की बात की, तो सब मोबाइल में अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गए, सब अलग अलग एप्लीकेशन हो गए, सबके मोबाइल में सेम एप्लीकेशन नहीं होंगे। तो उसके हिसाब से उसके टास्क मैनेजर में अलग अलग एप्लीकेशन दिखेंगे। तो उसमें मैं आपको इस सेशन में पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा कि कौन सी सर्विस चालू रखनी है कौन सी बंद, लेकिन मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा किस तरह उसको करते हैं। तो आप नीचे जो ये सिंबल है उसको बोलते हैं टास्क मैनेजर, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ से खोलो टास्क मैनेजर। जैसे एंड्रॉइड में होता है वैसे इसमें टास्क मैनेजर है, एंड यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। एंड इसके अंदर देखो सबसे पहला बाय डिफॉल्ट क्या खुलेगा, प्रोसेस ही। तो प्रोसेस के अंदर और आप जाओगे नीचे, आ गया बैकग्राउंड सर्विस है, ओके, एप्लीकेशन हिस्ट्री, सर्विस क्यों नहीं दिखा रहा, कहाँ गया, क्यों नहीं दिख रहा अभी, व्यूअर डिटेल, मोर डिटेल, वेट अ मिनट, यहीं पर तो है। नहीं दिख रहा, सिंपल, ठीक है। विंडोज अपडेट होते रहते तो चेंजेस होता रहता है। यहाँ पर पहले टाइम में आता था कि रनिंग सर्विस एंड बैकग्राउंड सर्विस दो ऑप्शन आते थे, लेकिन अभी सब कुछ डायरेक्ट ही दिख रहा है। देखो इसमें अलग अलग आपको मैंने, अगर आप देख रहे हो तो मैंने अलग अलग जगह पे क्लिक करके देख रहा था। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट क्या है, प्रोसेस वाली टैब आएगी और उसके अंदर आप देख रहे हो कि घूमता रहेगा, क्योंकि क्या है कि मैंने इसको सेटिंग किया है कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस मुझे दिखाए। देखो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एरो है, मैंने ये मेरे टास्क मैनेजर को बताया कि जो जो प्रोसेस ज्यादा यूज करो उसके हिसाब से रखो। आप सिंपल क्या, अगर नाम के हिसाब से कर दोगे, देखो आ गया, नाम के हिसाब से अगर आप नाम के हिसाब से इसको गो सेटिंग कर दो, लिस्ट बनाओ, तो फिर ये उल्टा ऊपर नीचे होता नहीं रहेगा, आप इसको आराम से देख पाओगे सब नाम। अब क्या होगा, ये ऊपर नीचे होता है प्रोसेस एंड सब कुछ। तो यहाँ पर देखो एप्स अभी जितने आपके कंप्यूटर चलो, आप अगर नीचे देख रहे हो तो मेरा ये फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है, फायरफॉक्स खुला हुआ है, वर्चुअल बॉक्स खुला हुआ है, वर्चुअल बॉक्स का ये विंडो 7 चालू है, पीपीटी चालू है, नोटपैड चालू है, ये टास्क मैनेजर चालू है, गोटो मीटिंग, तो ये सब आपको इधर दिख रहे हैं। देखो फायरफॉक्स, गोटो मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नोटपैड, टास्क मैनेजर, वर्चुअल बॉक्स, विंडोज 7 है, एक्सप्लोरर। तो आपके जितने भी रनिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको इधर दिख रहे हैं वो सब आता है इसके इधर जाएंगे एप्स के अंदर 8 के 8। एंड बाकी सब ऐसे है कि जो बैकग्राउंड में चलते रहते हो, इधर आते देखो बैकग्राउंड प्रोसेस दिखा रहा है, 70 अलग अलग बैकग्राउंड प्रोसेस है। जैसे आप सबने सुना होगा एडोब एक्रोबैट जो पीडीएफ खोलने के लिए होता है, तो वो तो मैंने चालू भी नहीं किया, लेकिन जब कैसे भी आप कभी भी कंप्यूटर चालू करो बैकग्राउंड में ये सर्विस चालू हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट में सेटिंग होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो तो वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। उस तरह एनी डेस्क है, नॉर्मली सबको अगर मालूम हो तो क्या, अलग अलग रिमोट डेस्कटॉप लेना, किसी का कहीं और से कनेक्शन है, मुझे उसको
किसी और के कंप्यूटर को यहाँ बैठे बैठे एक्सेस करना है, उसके लिए एनी डेस्क होता है। ये सब कोर्टाना जो विंडोज के अंदर आता है, ये ईटीडी, अलग अलग में अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गया। मैं आपको सब सॉफ्टवेयर पढ़ाने नहीं आया हूँ इधर, जस्ट आपको बता रहा हूँ। देखो ये सब गो टू मीटिंग, ये सब बैकग्राउंड वाली सर्विस है। तो अगर मैं मेरा गो टू मीटिंग बंद भी कर देता हूँ, ये वाला गो टू मीटिंग मैं अभी जो सेशन ले रहा हूँ, अगर मैं बंद भी कर दूँ, तो फिर भी जो नीचे वाली जो सर्विस है ये तो चालू ही रहेगी। उस तरह ये देखो, इंटेल की है, ग्राफिक्स की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, फोटोस वाला है, रिमोट माउस वाला फंडा अलग अलग। जैसे कि आपको मालूम हो तो आप कोई भी कंप्यूटर अंदर जाके फोटो खोलते हो, तो उसके लिए आपको कोई फोटोस वाला एप्लीकेशन चालू नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो वो भी बैकग्राउंड सब चलते रहते हैं। तब आपको अगर देखना है कि मेरे कंप्यूटर में कौन सी बैकग्राउंड सर्विस चल रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आज के देख सकते हो इस तरह प्रोसेस खोलो और उसको नेम के हिसाब से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा। एंड ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको वन बाय वन, एक एक प्रोसेस का नाम आप गूगल में जाके डाल के सर्च कर सकते हो कि ये सर्विस का काम क्या है। ऐसे एडोब एक्रोबैट अपडेट सर्विस दिख रही है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ, फिर ये नाम लिख दो। इस तरह आप अलग अलग नाम करके खुद सेल्फ चेक कर सकते हो, क्योंकि सबके कंप्यूटर में अलग अलग सर्विस होगी, सेम नहीं होगी, वरना मैं आपको इधर बता पाता। ये मेरे कंप्यूटर पॉसिबल है कि एनी डेज आपके अंदर इंस्टॉल ना, तो ये सर्विस आपको ना भी दिखे। तो जो जो सर्विस आपको दिख रही है वो गूगल में जाके आप सिंपल सर्च करो व्हाट इज द यूज, उसका काम क्या है। अगर आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी है, कि ये तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये तो मुझे कुछ काम का नहीं है, तो वो प्रोसेस आप इधर जाके बंद कर दो, क्योंकि मे भी वो वायरस भी हो सकता है, बैकग्राउंड में चल रहा है तो आपको नहीं मालूम कि वो क्या है। ठीक है। और ये इसमें बहुत सारी सर्विस है, आपको टाइम भी यूज होगा कि बहुत सारी सर्विस बैकग्राउंड में चालू होगी। तो दूसरा, इससे दूसरा फंडा है कि यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्टार्टअप। स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पर अलग अलग सर्विस है। तो यहाँ पर जो सब सर्विस है उसमें देखो, मोस्टली आपको ध्यान रखना कितनी इनेबल है। मोस्टली मेरे में ज्यादा आपको डिसेबल दिखेगा। ठीक है। तो इसमें फंडा क्या है कि आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल करते हो आपके कंप्यूटर में, तो सब सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप में आ जाते हैं। स्टार्टअप में इन द सेंस, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप अपना कंप्यूटर चालू करोगे, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर सब लोगों ने टोरेंट यूज किया तो आपको लाइव दिखेगा कि जब कभी आप कंप्यूटर चालू करते हो टोरेंट भाई साहब ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। तो उसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले में दिखते नहीं। टोरेंट तो डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा भाई टोरेंट चालू हो गया, लेकिन दूसरे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे लेकिन बैकग्राउंड में चालू हो जाएंगे। एंड अगर वो बैकग्राउंड में से रन कर रहे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम वाला फंडा है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। एक तो सिक्योरिटी के हिसाब से वो खामखा बेक फिजूल का चालू हो गया है, तो वो क्या क्या अपने कंप्यूटर में यूज कर रहा है वो आपको नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कंप्यूटर में आप ना तो स्टोरेज की परमिशन देते हो, ना तो आप लोकेशन की, ना तो आप कैमरा की, वो सब बाय डिफॉल्ट ले लेता है। एंड अगर वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चालू है तो आपके वो सब डेटा वो यूज कर रहा है। एंड दूसरा, स्पीड तो खाएगा ही। जितने सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चालू उतना आपके कंप्यूटर का कामकाज स्लो होगा। तो ये सब फंडे भी आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मान लो आपको जो नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये एनीडेस नहीं चाहता, क्लिक करो एंड राइट क्लिक करके इधर ऑप्शन आएगा इनेबल। अभी इनेबल की ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बंद है। मान लो आपके अंदर ये चालू था, मतलब इनेबल था, तो देखो इनेबल आ गया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं कंप्यूटर चालू करूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। राइट क्लिक, तो देखो अब डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। तब को सब सॉफ्टवेयर में ऐसा कर देना है। जो जो सॉफ्टवेयर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मुझे हर रोज यूज नहीं करने, ये ऑटोमेटिक चालू नहीं होने चाहिए, जब मैं यूज करूंगा तभी चालू होने चाहिए, तो ये सब क्या करो, डिसेबल कर दो। डिसेबल का मतलब आप जो मोबाइल में एंड्रॉइड में यूज करते हो वैसा मत समझना कि डिसेबल करोगे तो एप्लीकेशन गायब हो जाएंगे। यहाँ पर डिसेबल का मतलब क्या, ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए डिसेबल है, मतलब ऑटोमेटिक चालू होने के लिए इसको मैंने परमिशन हटा दी कि ऑटोमेटिक चालू मत होना, वरना सॉफ्टवेयर तो चालू हो गई। लेकिन जब मान लो स्टार्ट दबा तो जैसे ही आपको दिख रहा है अभी ओपेरा सिलेक्ट है, ओपेरा वो डिसेबल है। अगर मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ, लिखता हूँ ओपेरा, तो मुझे ओपेरा दिखेगा तो सही, ओपेरा ब्राउजर। एंड इसको मैं एंटर करूंगा तो रन भी होगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो चला जाएगा, लेकिन क्या, हर बार डेली जितनी बार आप कंप्यूटर चालू करते हो तो उतनी बार ये चालू नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑटो स्टार्ट कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो एप्लीकेशन यहाँ स्टार्टअप में है वो आप जब कभी भी कंप्यूटर चालू करोगे चालू हो जाएंगे। और दूसरी उसकी दिक्कत ये है कि अगर कंप्यूटर के साथ कोई भी एप्लीकेशन चालू हुआ है तो वो एज अ एडमिन परमिशन चालू होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर चालू होता है तब यूजर यूजर सब डिसाइड नहीं होता बैकग्राउंड में, वो ऑटोमेटिक सबको एज अ एडमिन शुरू कर देता है। तो वो ज्यादा दिक्कत है कि उसको सब परमिशन मिल गई, वो आपके कंप्यूटर में कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो ये फंड अगर क्लियर है तो मुझे डन लिख दो। डन का कोई डाउट है तो मुझे क्यों करो क्वेश्चन। सागर पटेल क्वेश्चन है, बोल भाई सागर माइक चालू करके।
હેલો. બોલ. આમાં વિન્ડોઝ સી માં સમ ટાઈમ એવું બતાવે છે હમ કે એકચ્યુઅલી શું છે, મેં એટલી બધી આઈ મીન સોફ્ટવેરમાં ડાઉનલોડ નથી કર્યા, તો બી મારે શું છે ભરેલી બતાવે છે. એ શેના લીધે બતાવે? સી ડ્રાઈવ. હા, સી ડ્રાઈવ ઇવન કોમ્પ્યુટરમાં બધી ડિસ્ક મારે ફૂલ બતાવે છે. મેં પણ એટલા સોફ્ટવેર બી ડાઉનલોડ નથી કર્યા, એટલું મેં કશું કર્યું બી નથી, તો બી બધી ડિસ્ક ફૂલ બતાવે છે, અડધી ઉપર. એનું રીઝન શું હોય? સ્ટોરેજ વખત જે તું જે કંઈ બી ડાઉનલોડ કરે બાય ડિફોલ્ટ શું ડાઉનલોડ નામના ફોલ્ડરમાં સ્ટોર થતું હોય, અને જે ડાઉનલોડ નામનું ફોલ્ડર છે એ હમ ડાઉનલોડ નામનું ફોલ્ડર સી ડ્રાઈવમાં હોય છે. જે કંઈ બી ડાઉનલોડ કરે છે એ બાય ડિફોલ્ટ સી ડ્રાઈવમાં સ્ટોર થશે, તો તને સી ડ્રાઈવ ફૂલ બતાવશે ભલે તે સોફ્ટવેર નાખશે ના હોય. અને બીજી બધી ડિસ્ક નું શું રીઝન? હા એટલે બતાવું તને કહું બરાબર. જો ડેસ્કટોપ છે, ડોક્યુમેન્ટ છે, કે ડાઉનલોડ નામનું ફોલ્ડર છે, હમ મ્યુઝિક હમ અને પિક્ચર, બધા જે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ફોલ્ડર દેખાય એ બધા હમ શું હોય કે બાય ડિફોલ્ટ સી ડ્રાઈવમાં સ્ટોર. મને તમે બતાવે કે સી ડ્રાઈવ ની અંદર યુઝર નામનું ફોલ્ડર ની અંદર મારા યુઝર નામનું ફોલ્ડર ની એની અંદર બધું હશે, એટલે સી ડ્રાઈવ ફૂલ થઈ જશે. હમ બરાબર. બરાબર. તો એ સિવાય બધી ડ્રાઈવ ફૂલ બતાડતા હોય તો એ વોર્મ નો ઇસ્યુ હોઈ શકે. હમ ભણ્યો હતો ને વાયરસ અને વોર્મ્સ, કે જે ઓટોમેટિક હા. ડુપ્લિકેટ કરતા હોય, તો એકમાં છે બીજામાં જશે હમ ત્રીજામાં જશે અને તારું ધીરે ધીરે સ્ટોરેજ ફૂલ કરતા જશે. એના માટે બેટર તો એના માટે શું કરવાનું? વિન્ડોઝ ડિફેન્ડર જે આવે છે બાય ડિફોલ્ટ વિન્ડો ઇન્સ્ટોલ. વિન્ડો 10 છે તારે? હા, વિન્ડો 10 છે. હા, તો વિન્ડોઝ 10 ની અંદર તું સેટિંગ ખોલજે. સેટિંગ ની અંદર આ અપડેટ એન્ડ સિક્યુરિટી, હા. અને એની અંદર અહીંયા હશે વિન્ડો સિક્યુરિટી, અને ઓકે. અહીંયા વાયરસ એન્ડ થ્રેટ સ્કેન, અહીંથી તું સ્કેનિંગ ચાલુ કરી દેજે. અને એમાં ડાયરેક્ટ સ્કેન ના કરતો, અહીંયા નીચે દેખાય સ્કેન ના ઓપ્શન, હમ એ સ્કેન ના ઓપ્શનમાં ફૂલ સ્કેન કરી લે. ફૂલ સ્કેન ચાલુ કરી લેજે. મિનિમમ અચ્છા. 4 કલાક લાગશે, એટલે રાત્રે મૂકીને સુઈ જજે, કઈ કામ બગડે નહીં. રાત્રે બરાબર. સુઈ જજે એટલે બધું સ્કેન કરી લેશે. ઓકે. અને સ્ટીલ એનો કે બીજો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો પછી મને પર્સનલી કોલ કરશે, તો આપણે ટાસ્ક ચાલુ કરીએ સેશન. ओके, डन ओके डन डन डन, थैंक यू. ओके। और किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना डन लिख दो फिर से। ये जो सागर ने डिस्कस किया उसमें कुछ डाउट आया तो आप पूछ सकते हो। आशुतोष लोधी वॉइस नहीं आ रहा। सबको आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस लिख दो फिर से मुझे। आवाज अगर क्लियर आ रही है तो मुझे वॉइस लिख दो। आशुतोष सबको आवाज क्लियर आ रही है? शायद आपकी तरफ से इश्यू लगता है, चेक कर लो एक बार। आशुतोष अगर आवाज आ रही है तो डन लिख दो मुझे। आशुतोष को आवाज ही नहीं आ रही लगती। हम्म, आगे बढ़ते हमारे टॉपिक में। बैकग्राउंड सर्विस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद है डिफॉल्ट शेयर्ड फोल्डर। अब आपके विंडोज के अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्डर होते हैं जो शेयर होते हैं। हाँ, शेयर यानी कि आप अगर कोई भी कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट है तो दूसरा बंदा भी उसको यूज कर सकता है। जैसे आप जेंडर में करते हो कि आपने जेंडर चालू किया, सामने किसी और का जेंडर चालू है तो डेटा उसके पास जाएगा। तो उसी तरह कंप्यूटर में फोल्डर शेयर करने का फंडा होता है, और अगर आप वो फोल्डर शेयर करते हो तो उस नेटवर्क के अंदर कितने भी दूसरे कंप्यूटर है वो सब आपका डेटा यूज कर पाएंगे। लेकिन ये तब तक जब तक वो आपने कुछ शेयर किया हो, तब आपने मैन्युअली शेयर किया है तो, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो कुछ नहीं। लेकिन ये नॉर्मल यूजर के लिए था। अकॉर्डिंग टू हाई लेवल हाई स्किल कंप्यूटर यूजर, तो आपको बता दो कि बहुत सारे ऐसे फोल्डर भी है जो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट अपने आप शेयर कर देता है, रखता है बैकग्राउंड में। जैसे कैसे बैकग्राउंड सर्विस होती है उस तरह बैकग्राउंड में फोल्डर शेयर होते हैं। एंड वो जो जो हाई लेवल के कंप्यूटर वाले बंदे हैं, जिसको हाई लेवल का नॉलेज है, उन सबको मालूम होता है। एंड अगर मान लो आप नॉर्मल यूजर हो
और आपका कंप्यूटर आपने कोई नेटवर्क में कनेक्ट किया, जैसे मोस्टली क्या कि आप कहीं पर फ्री वाईफाई मिल जाता है, आप जाके लैपटॉप लेके कनेक्ट कर दिया, या फिर कहीं पर आप गए हो होटल में स्टे किया है तो वहां पर का उसका वाईफाई आपने यूज किया, तो उस टाइम वहां पर जो कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा है तो वो आपके वो सब फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एंड ये मैं मेरे कंप्यूटर में नहीं बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी मैंने क्या क्या शेयर किया है वो मुझे आपको नहीं दिखाना, तो मैं वर्चुअल मशीन में जाके दिखाता हूँ। इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कोई भी फोल्डर है, विंडो ई करके मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जान दो, डेस्कटॉप भी बना देता हूँ। डेस्कटॉप में एक मैं फोल्डर बना दो, राइट क्लिक न्यू करके एक फोल्डर, और वो फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ क्या, शेयर 123, शेयर 123, ऐसा मैंने फोल्डर का नाम दे दिया। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पर दूसरे नंबर की टैब दिख रही है शेयरिंग, और उस शेयरिंग के अंदर यहाँ पर देखो क्या है, शेयर की शेयर कर दो। एंड यहाँ पर आपको पूछेगा ओनली आपका यूजर का जो नाम होगा आपको दिखेगा, निक दिख रहा है ओनर, आप इधर से सिलेक्ट करके एवरीवन सिलेक्ट कर सकते हो। एवरीवन किया, ऐड कर दो, ताकि क्या आप सबको ये फोल्डर दिखेगा एंड शेयर। ये फोल्डर कांट बी शेयर, वाई? ओके, नेटवर्क इश्यू। हाँ, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं तो आप कुछ शेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पर अगर नीचे देख सकते हो तो मेरा ये मैंने बोला था कि ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं रखा है मैंने, तो ये चलो ये शेयर करने का फंडा तो मैं मेरे कंप्यूटर में से बताता हूँ। यहाँ पर ये देखो, राइट क्लिक करता हूँ, चलो यहाँ पर बताइए टेस्टिंग फोल्डर हमने बनाया थोड़ी देर पहले ही, तो ये टेस्टिंग फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर की टेप शेयरिंग, शेयरिंग के अंदर मैं यहाँ से सिंपल शेयर कर देता हूँ। अगेन इधर से क्या एवरीवन सिलेक्ट करता हूँ, ऐड एंड डन, शेयर। देखो यहाँ पर परमिशन, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने सिक्योरिटी में बहुत सारे फीचर्स चालू रखे, तो आपको पूछ रहा है कि आपको शेयर करना शुरू करना है कि नहीं, तो अभी के लिए मैं टेम्पररी यस कर देता हूँ एंड डन। देखो यहाँ पर आपको एक पाथ दिख रहा है कि ये पाथ के ऊपर अब से वो फोल्डर अवेलेबल है, डन। देखो यहाँ पर पहले अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, अभी ये पाथ आ गया कि ये पाथ अगर आप डालोगे एंड कोई भी बंदा जो आपके नेटवर्क के अंदर, मतलब आपका कंप्यूटर जिस नेटवर्क में है उसी वाईफाई में या फिर उसी नेटवर्क के अंदर दूसरा कोई कंप्यूटर, वो कंप्यूटर अब से ये फोल्डर को चेक कर सकता है। कैसे चेक करेगा, तो आप विंडो आर करो, डबल स्लेश, एंड डबल स्लेश का जो पाथ लिखा था वही, या फिर उसका आईपी। ठीक है, तो आईपी कैसे देखते, देखो सीएमडी मोस्टली सबको मालूम होगा, आईपी कॉन्फ़िग लिखो। आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे तो आपको यहाँ पर आपको अपना आईपी दिखेगा कि देखो ये 192.168.1.5, ये आपका आईपी है। तो विंडो आर दबाओ और वहां पर डबल स्लैश करके डालो 192.168, नाम लॉग बंद था मेरा, 192.168.1.5, एंड फिर से अगर आप स्लैश डालोगे तो आपको पूरी लिस्ट आएगी कि जो जो शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई है, जी है, यूजर्स है, बाकी सब भी बहुत होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये फोल्डर मुझे अब देखना है, टेस्टिंग फोल्डर, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा। डेस्कटॉप में से शेयर किया है, दिक्कत। एक चीज आप और याद रखना, अगर आपने कुछ भी डेस्कटॉप में से करके शेयर किया है, डेस्कटॉप में जैसे हमने डेस्कटॉप में आके प्रॉपर्टी में आके शेयर किया, तो वो उसका पाथ लंबा हो जाए। देखो आप उस कंप्यूटर के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर निकुंज गल तरह से, तो वो पूरा लंबा पाथ जाएगा। तो देखो अगर आप फिर से मैं करता हूँ डबल स्लेश 192.168.1.5 स्लेश, तो मुझे यूजर दिख रहा है, यूजर दिख रहा है। अगर मैं यूजर करता हूँ, यूजर्स, एंड अगर स्लेश करता हूँ देखो मुझे उसके अंदर दिख रहा है, तो उसके अंदर निकुंज गोयल। अगर स्लेश करता हूँ देखो बहुत सारे आ रहे हैं, देखो सॉफ्टवेयर फोल्डर, उसके अंदर देखो कौन सा है, डेस्कटॉप। इतना लंबा नहीं जाना था क्योंकि लिख लिया, तो मैंने डेस्कटॉप में से शेयर कर दिया, इसलिए मोस्टली जो आइटम डेस्कटॉप के ऊपर थी वो आप डायरेक्ट शेयर नहीं करते। एंड डेस्कटॉप के अंदर देखो आपको दिख रहा है 123, ये रहा, और ये रहा टेस्टिंग फोल्डर। ओके,
तो मैं आपको इधर क्या दिखाना चाहता हूँ, देखो अगर आप ये फोल्डर इधर से डायरेक्ट डबल क्लिक करके खोलोगे तो ये फोल्डर आपको क्या दिख रहा है, पाथ देखो, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर ही दिख रहा है वो फोल्डर। एंड इसका पाथ देखो, इसका पाथ कौन सा, आईपी वाला, मतलब ये नेटवर्क के अंदर से। तो ये पाथ वैसा है कि जो दूसरे यूजर यूज कर पाएंगे। मैं इधर कुछ भी काम बनाऊंगा, इधर मैं कुछ भी फोल्डर बनाऊंगा, राइट क्लिक करके मैं न्यू करके एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, तो देखो दोनों जगह दिख रही है ऑटोमेटिक। मैं इसका नाम 123 चेंज कर लेता हूँ तो इधर भी चेंज हो गया। लेकिन ये मेरे कंप्यूटर के अंदर से खोला हुआ है और ये नेटवर्क के अंदर से, और वो भाई साहब एक्सेस कर पाते। तो ये तो नॉर्मल शेयरिंग की बात थी जो आपने शेयर किया था। मैं इसको राइट क्लिक करके शेयरिंग बंद ही कर देता हूँ, वो तो बाद में कर दूँ। चलो हम सेशन पे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट शेयर होते हैं जिससे आपको बचना है। ये तो मैंने सिंपल शेयर करने वाला बताया कि इस तरह शेयर होता है, बाकी सब लोग नेटवर्क से एक्सेस कर लेंगे। ये सिंपल इसलिए बताया कि आप अब ध्यान रखना कि कोई भी फ्री वाले नेटवर्क में जल्दी से कनेक्ट मत करना अपना कंप्यूटर या लैपटॉप, दूसरे लोग आपका डेटा यूज कर सकते हैं। तो कौन सा डिफॉल्ट शेयर के साथ होता है, तो मैं अगेन वापस में चला जाता हूँ अपने वर्चुअल मशीन में। तो कंप्यूटर आपको खोलना है एंड जो कंप्यूटर आपको दिख रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड मैनेज में जाओ। मैनेज वाला थोड़ा लोड लेगा, खुलने में टाइम लगेगा क्योंकि उसमें सब कुछ कंप्यूटर का मैनेजमेंट का फंडा होता है। थोड़े टाइम के बाद खुलेगा। आ गया। उस मैनेज के अंदर आपको इधर दिखेगा लेफ्ट साइड में शेयर्ड फोल्डर। शेयर्ड फोल्डर को मैं राइट में जो एरो है उसको मैं सिर्फ एक्सपांड करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सपांड किया। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है शेयर्स। ये शेयर्स के अंदर जो आपको लिस्ट दिख रही है वो सब क्या है, डिफॉल्ट शेयर किया हुआ है। मीन्स ये जो कोई भी फोल्डर है वो आपने कभी शेयर नहीं किए, ये ऑटोमेटिक विंडोज भाई साहब खुद ही शेयर कर देते हैं। तो अगर मान लो आपने उसको शेयर नहीं किया एंड बाय डिफॉल्ट शेयर है, मतलब ये सब डेटा ऐसा है कि जो दूसरा यूजर जो आपके नेटवर्क में कनेक्ट है, आपका खुद का ऑथोरिटी वाला यूजर नहीं है, जो आपके नेटवर्क में कनेक्ट रैंडमली कोई भी यूजर है लेकिन वो आपके नेटवर्क में है, तो वो आपके कंप्यूटर के सब डेटा एक्सेस कर सकता है। अब अगर आपको डाउट हो सर नेटवर्क में तो कैसे आ जाएगा ये वो, तो मोस्टली ऑफिस में ये फंडा ज्यादा होता है। ऑफिस में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर है वो सब कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। आपको जस्ट क्या जानना है, उस कंप्यूटर का आईपी। एंड उस कंप्यूटर का आईपी भी आपको जानने में इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर सेम नेटवर्क में है तो सब कंप्यूटर का आईपी की रेंज सेम होती है। ये सब अगर आईपी के नेटवर्क के फंडे नहीं मालूम तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग आना चाहिए। जो जो नहीं मालूम उसके लिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक फंडे नेटवर्क के क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है। अब जितने भी कंप्यूटर जो आपके नेटवर्क में है, तो आपको क्या करना है, सिंपल विंडो आर लिखो, विंडो आर में डबल स्लैश करो, डबल स्लैश के बाद उसका आईपी लिखो, कोई भी रैंडम आईपी हो, 192.168.1.1 कोई भी आईपी लिखो। एंड अगर आप स्लैश करोगे उसके बाद ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, सभी के पीछे अगर आपको देख रहा हो तो डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर। ठीक है। तो ये ऐसा डॉलर का मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट शेयर किया हुआ है, और अगर आप शेयर नहीं करते फिर भी दूसरा बंदा जो आपके नेटवर्क में है उसको एक्सेस कर पाएगा। यहाँ से मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बताया कि ये कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं है। मैं वापस आपको फिजिकल कंप्यूटर में आके बताता हूँ, मुझे दिखाना ही पड़ेगा, नहीं दिखाना। हाँ देखो, मैं अगर विंडो आर करके करता हूँ डबल स्लैश 192.1 मेरा वाला आईपी डालता हूँ 1.5 एंड स्लैश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो सी ड्राइव दिख रही है किसी को, नीचे लिस्ट में सी नहीं आएगा क्योंकि सी मैंने शेयर किया ही नहीं है। अगर आपको मैं मेरा कंप्यूटर ओपन करके देखा, आपको बाय डिफॉल्ट 2 ड्राइव दिखेगी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, यहाँ पर है छोटा सा एक अलग से आइकॉन दिख रहा है आपको, ये ई ड्राइव में, और इधर दिख रहा है जी ड्राइव। ये दोनों में मैंने अब आइकॉन देखो तो छोटा सा दिख रहा है। ये दोनों का आइकॉन का मीनिंग है कि ये शेयर किया हुआ है फंडा। बाकी सब देखो सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है या एफ है, ये तीनों मैंने शेयर नहीं की। अगर वो मैं इधर से एक्सेस करूंगा, इसके अंदर मुझे सी ड्राइव खोलनी है, मैं खोलूंगा तो क्या बता रहा है, विंडो कैन नॉट एक्सेस सी ड्राइव। ठीक है। उसी तरह अगर मैं ये करता हूँ क्या, डी ड्राइव, तो डी भी मुझे खुलने नहीं देगा, विंडो कैन नॉट एक्सेस। लेकिन अगर मैं इसके पीछे डॉलर लगाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर मैनेज में जाओ एंड शेयर्ड फोल्डर शेयर, तो देखो आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, सभी के पीछे डॉलर लगा के सिर्फ जो ई थी और जी थी उसमें डॉलर हट गया, क्योंकि क्या, वो मैंने मैन्युअली शेयर की हुई है। देखो
ये ई एंड ये जी, ये दोनों के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया शेयर की हुई, तो उसमें देखो डॉलर हट गया, लेकिन बाकी सब में डॉलर है। तो अब अगर मैं, मुझे मान लो किसी और यूजर ने सी ड्राइव शेयर नहीं की, मुझे उसका सब डेटा चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सागर के साथ डिस्कस हुआ कि मैंने बताया कि जो कोई भी यूजर बाय डिफॉल्ट डाउनलोड करता है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाता है, वो सब क्या होता है, वो डाउनलोड वाले फोल्डर में या डेस्कटॉप के ऊपर बनाता है, एंड वो सब होता है सी ड्राइव में। तो किसी, अगर आपको कोई भी कंप्यूटर की सी ड्राइव मिल गई, मतलब आपको उस यूजर का पूरा डेटा मिल गया, ऐसा समझ सकते हो। बाकी दूसरी ड्राइव में तो क्या मूवीज एंड वीडियोज एंड सब रखता रहता है, वो हमें काम का नहीं है, लेकिन उसका सेंसिटिव डेटा हमें सी ड्राइव में से मिल जाएगा। तो मैं डबल स्लेश करता हूँ 192.168.1.5 स्लेश करके सी। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट में सी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, कैंसर। लेकिन अगर मैं इसी के पीछे डॉलर लगा दूं, सी एंड डॉलर, तो देखो खुल गई। तो ये सब होते हिडन शेयर। सब कंप्यूटर में ये फंडा होता है कि जितने भी डेटा, उसके अंदर जितनी भी ड्राइव है, वो सब ड्राइव बाय डिफॉल्ट विंडो बाय सब शेयर कर देते हैं विदाउट सिक्योरिटी। कुछ भी केयर नहीं करते। अगर वो आपके कंप्यूटर को के अंदर आपने जब कभी भी विंडोज इंस्टॉल किया, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, कोई भी, तो उसमें ये सब डेटा, अगर ये मुझे मिले, अगर आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने अपने कंप्यूटर में से नहीं खोला, मैंने नेटवर्क में से एक्सेस किया है। ये सिंबल आप देखो, अगर मैं यहाँ से सी ड्राइव ओपन करता हूँ, तो मेरा पाथ क्या है, देखो सी ड्राइव, और इधर आपको ड्राइव का सिंबल दिखेगा। जबकि ये जो फोल्डर मैंने एक्सेस किया है वो कौन सा, इधर देखो आपको नेटवर्क का सिंबल दिखेगा, ग्रीन कलर का अलग से दिख रहा है, ये नेटवर्क का सिंबल है। मैं नेटवर्क, मतलब कोई भी बंदा जो मेरे नेटवर्क में कनेक्ट है, वो ऐसा करके मेरा सी ड्राइव का डेटा एक्सेस कर सकता है। एंड अगर मैं उसमें यूजर्स में जाओ, ये निकुंज गोयल में गया या डेस्कटॉप खोला है, सब डेटा मुझे दिख रहा है। मतलब कोई भी दूसरा कंपनी जो मेरे नेटवर्क में है, तो मुझे उसका आईपी डाल के पीछे सी लगा के डॉलर कर दो, तो मुझे वो दिखेगा। अब उसी तरह देखो, मैं विंडो आर में डी ड्राइव एक्सेस नहीं कर पा रहा था कि मेरे डी ड्राइव में क्या है, मना कर रहा है। लेकिन मैं डी के पीछे डॉलर लगाता हूँ, तो देखो डी ड्राइव भी खुल गई। मैं मेरी ओरिजिनल डी ड्राइव आपको दिखाता हूँ, ये सी डी ड्राइव देखो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीबी, वीबी वाले दो फोल्डर है। तो यहाँ पर देखो, पहले फिर से ये देख लो, ये कहाँ से, ये पाथ है कंप्यूटर का डी वाला। जबकि ये जो मैंने एक्सेस किया वो कौन सा है, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर फिर से दिख रहा है, ये नेटवर्क वाला पाथ है। तो यही का यही डेटा वो बंदा एक्सेस कर रहा है विदाउट माई परमिशन। तो यहाँ पर आपको देखना है लिस्ट की जितने भी चीज यहाँ पर लिखी है डॉलर वाली, वो सब क्या है, विंडोज ने बाय डिफॉल्ट शेयर कर दी है। तो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ये आपको बंद रखना है। पास में आपको फिर से बता दूं कि आपके कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। मैनेज में जाओगे तो यही स्क्रीन आ जाएगी, उसके अंदर आपको ये शेयर्स वाला फोल्डर खोलना है। एंड ये सब बंद कैसे करना है, तो देखो ये राइट क्लिक करो सी ड्राइव के ऊपर एंड स्टॉप शेयरिंग। आपको वार्निंग आएगी कि अगर ये सब आप करो, जब रिस्टार्ट होगा तभी इफेक्ट करेगा। यस यस, देखो यहाँ से सी का जल गई, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर में रिस्टार्ट कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो डी ड्राइव कहाँ गई, डी ई एफ सब है अलग अलग, ये रही डी ड्राइव। राइट क्लिक स्टॉप शेयरिंग, तो ये आपको बंद कर देना है। एंड अब अगर मैं, चलो मैं विंडो नेटवर्क से, नेटवर्क से ये सब मैं बंद कर देता हूँ, मैं विंडो आर करके फिर से खोलता हूँ सी एंड डॉलर। तो देखो अब मैं डॉलर डाल के भी नहीं खोल पा रहा, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के ज्यादा आता था। तो मैंने क्या किया, वो सब जो बाय डिफॉल्ट शेयरिंग थे वो मैंने यहाँ जाके बंद कर दिए। जो बाय डिफॉल्ट शेयरिंग होता है, जो आपने शेयर नहीं किया फिर भी शेयर होता है, तो किसी और बंदे को मालूम है कि ये सब शेयर है, सामने वाले बंदे को कंप्यूटर कम आता है, तो उसका डेटा तो ओपन ही होगा, चलो मैं एक्सेस कर लेता, तो वो एक्सेस कर लेगा। एंड आपका कंप्यूटर हैक ना होते हुए भी आपका सब डेटा चला जाएगा। इसको सिंपल हैकिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत जस्ट ज्यादा नॉलेज मालूम होना चाहिए। तो एंड अगर खुद को ज्यादा नॉलेज मालूम है, खुद को सिक्योरिटी चाहिए, तो आप क्या इस जगह पे आके ये सब क्या जितने भी डॉलर वाले उस सबको क्या कर दो, स्टॉप शेयरिंग। ये सबको आपको क्या कर देना है, स्टॉप शेयरिंग, राइट क्लिक करके स्टॉप शेयरिंग, सिंपल। तो उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया सिक्योर, जो कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सब तो मैं बाद में कर लूंगा क्लोज। तो फिलहाल इस टॉपिक में किसी को अगर डाउट है तो मुझे डी लिख के मैसेज करो, एंड क्लियर है तो सी लिख दो। सागर को, जल्पेश को डाउट है। जल्पेश का तो माइक बंद है। जल्पेश मैसेज कर दो आप, क्या डाउट है।
आईपीसी डॉलर क्या करता है? आईपीसी मैं ओपन करता हूँ अगेन। कहाँ गया? बंद कर दिया कि चालू है? सागर आपका क्या डाउट है? आप माइक चालू करके बोलो। हेलो। हाँ बोल सागर। मेरे में ये जो शेयरिंग में जो फोल्डर है ना, ठीक है, आई मीन शेयर फोल्डर है, उसके अंदर जो शेयर होता है, हम्म उसके अंदर जो मैंने देखा कि डिफॉल्ट शेयर में मैंने देखा कि जेड फोल्डर और ये सब जो फोल्डर है, ठीक है, हम्म तो सेम है, मैंने वही ट्राई किया जो आपने ट्राई किया, ठीक है, हम्म जो स्टॉप शेयरिंग करना चाहा, लेकिन हम्म। मेरे में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जेड इसके अंदर। उसके इसकी क्या अंदर वजह हो सकती है? हाँ, एक्चुअली डॉलर वाले है सेम एज राइट क्लिक करके, हाँ, डॉलर वाले जो है जो मैंने किया, तो हम्म, इसके अंदर चार ही ऑप्शन आ रहा है, एक ओपन, ऑल टास्क, रिफ्रेश एंड हेल्प, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। ओपन आ रहा है, टास्क आ रहा है, ऑल टास्क, ओपन आ रहा हाँ, है, ऑल टास्क, रिफ्रेश एंड हेल्प, हेल्प, ये प्रॉपर्टी या और स्टॉक। ये डिफॉल्ट नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, क्या डिफॉल्ट का क्या बोल रहे और थे? ये, हाँ, डिफॉल्ट शेयरिंग है, वो डिफॉल्ट शेयर दिखा रहा है मेरे को, हम्म, यहाँ पे लेकिन देखो। फिर भी यही आ रहा है। ओके ओके, हाँ। देखो जैसे देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है एडमिन वाला। मैंने वो कभी बंद करने का आपको बताया नहीं, क्योंकि राइटली एडमिन करो। ठीक है, एक जो कोई हम्म भी है सॉफ्टवेयर फोल्डर, हम्म कोई भी यूजर है, तो उसके हम्म अंदर ये एडमिन वाला नहीं कि आईपीसी, जो जल्पेश ने अभी क्वेश्चन पूछा, आईपीसी, ये दोनों बाय हम्म। डिफॉल्ट एक सर्विस है, रिमोटली एक्सेस करना। अच्छा, तो उसके लिए वो चालू रिमोटली एक्सेस करती करते है। ये फोल्डर में थोड़ी सिक्योरिटी अंदर रखी होती है कि जब आपको पासवर्ड मालूम होगा तो ही आप कर पाओगे। तो इसलिए इसको बंद हैं। करने अच्छा। की जरूरत नहीं है, ये एडमिन वाला और ये आईपीसी वाला। क्योंकि हम्म। मान लो कभी भी कुछ ऐसा, कुछ इमरजेंसी वाला कुछ प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क है या कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो किसी और को आपको एक्सेस करके आपको ट्रबल शूटिंग करना हो, तो ये काम हम्म। बंद कर दो आप। ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो। हाँ, आपकी साइड वॉइस ज्यादा आ रही है, इसलिए आप बोल रहे हो। मैं माइक बंद कर दो, मैं आपको समझा रहा हूँ। हम्म, ठीक है। अब जो आईपीसी जो है, ठीक है, और जो एडमिन है, वो दोनों क्या है कि मैंने आपको बताया कि वो बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेशल सर्विस के लिए चालू रखे होते हैं, कि इमरजेंसी में एज अ, मान लो, समझ लो रिकवरी ऑप्शन, कि आप अपना आईडी पास, मतलब आईडी पासवर्ड क्या है, जो यूजर नेम है वो पासवर्ड डाल के आप एक्सेस करो। डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब जो ड्राइव है, वो ड्राइव तो ऐसे ही एक्सेस हो जाएगी। तो इसलिए ये आईपीसी का उसका ये काम होता है। जलपेश क्लियर या कुछ प्रॉब्लम? जलपेश? बीच बीच में आवाज कट हो गई थी। सिंपल बता देता हूँ फिर से। देखो, एडमिन वाला जो फोल्डर जो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और ये आईपीसी, ये दोनों फोल्डर ऐसे होते हैं। आप देख सकते हो, इधर देखो, रिमोट एडमिन लिखा है और रिमोट आईपीसी लिखा है। ये दोनों इमरजेंसी सर्विस के लिए होते हैं, कि जब कभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम में हो, आपका कंप्यूटर नहीं चालू हो रहा, या फिर किसी को ट्रबल शूटिंग करने के लिए दिखाना है, तो ऑटोमेटिक वो रिमोटली एक्सेस कर पाए, या फिर आप खुद अपना कंप्यूटर किसी और जगह से एक्सेस कर पाओ, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट सर्विस चालू रखी होती है। इसके अंदर डेटा नहीं होता, सो आप वो सॉरी हो जाओ। ये देखो, यहाँ पर देख सकते हो, तो इधर आईपीसी में कोई भी पाथ लिखा है, फोल्डर का पाथ कुछ भी नहीं है। ये जस्ट क्या एक सर्विस है जो रिमोटली एक्सेस करने देगी। एंड दूसरा, अगर आप ये एडमिन देखो, तो इसमें क्या विंडोज का पाथ है। सी ड्राइव के अंदर सिर्फ विंडोज वाला जो फोल्डर है वो ये है। अगर मैं इधर, आप विंडो आर करके एडमिन लिखता हूँ, इधर से पासवर्ड पूछेगा। मैं आपको मैन्युअली दिखा देता हूँ। जो विंडोज वाला, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जो विंडोज वाला जो फोल्डर है, ये फोल्डर आपको एक्सेस करेगा। मतलब आपके कंप्यूटर में या सिस्टम की जो जो सर्विस है, जो जो कामकाज है, वो आप किसी और जगह से बैठे बैठे या रिमोटली एक्सेस लेके उसको ट्रबल शूट कर पाओ। इसके लिए ये दोनों सर्विस चालू रखी होती है। क्लियर है तो मुझे सी लिख दो, जलपेश एंड सागर दोनों। ओके। एंड जो आपके फोल्डर के ऑप्शन नहीं आ रहे सागर, तो उसके लिए एक ऑप्शन दूसरा ये हो सकता है कि आप एज ए एडमिन यूजर लॉगिन नहीं हो। अगर आप एज ए एडमिन यूजर लॉगिन हो, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, स्टॉप शेयरिंग एंड प्रॉपर्टीज, ये दोनों ऑप्शन आने चाहिए। आप एक बार चेक कर लो, एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बाद में आप डायरेक्ट मैसेज कर देना, हम सॉल्यूशन कर लेंगे।
अगर आप किसी दूसरे यूजर से लॉगिन हो तो आपको वो नहीं दिखाई देगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए आगे बढ़ू तो गो लिख दो सागर। ओके डन। तो आगे आते, डिफॉल्ट शेयरिंग वाला फंडा हो गया, वो बंद कर दिया था। दूसरा है एक्सेस फोल्डर और ड्राइव विदाउट शेयरिंग, जो मैंने आपको साथ में ही बता दिया कि कैसे एक्सेस करेंगे विदाउट शेयरिंग। तो ये जब जो डिफॉल्ट शेयर फोल्डर है तो वो तो मैंने अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी बता कि ये सब फोल्डर डिफॉल्ट शेयर होते हैं। एक्सेस करने के लिए मैं आपको ये बताने वाला था कि विंडो आर करके आप उस सामने वाले का आईपी डालो और ड्राइव का लेटर डालो, एंडोरर लगा दो, तो आप सामने वाले ने अगर शेयर भी नहीं किया फिर भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक तो साथ में करोगे। लास्ट में है रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग। अब रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग में कैसा है, तो देखो अपना जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के ऊपर आप राइट क्लिक करो, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक एंड उसकी प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा ये रिमोट सेटिंग, लेफ्ट साइड में इधर दिख रहा है रिमोट सेटिंग, उसके ऊपर आप क्लिक करो। तो बाय डिफॉल्ट आप रिमोट वाले ऑप्शन में क्लिक करो, यहाँ पर देखो लिखा है अलाउ रिमोट असिस्टेंट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। अगर आपके अंदर विंडोज 7 है तो ये बाय डिफॉल्ट चालू होता है, विंडोज 10 में डिफॉल्ट चालू नहीं होता, आपको चालू करना पड़ता है। लेकिन एक बार आपने चालू किया तो ये ऑटोमेटिक बाद में बंद भी नहीं होता, आपने चालू कर दिया तो चालू ही। देखो जैसे यहाँ पर मेरा भी चालू ही है, अलाउ रिमोट असिस्टेंट, ये और ये दोनों बंद कर दे। नीचे क्या है रिमोट डेस्कटॉप में क्या है, रिमोट डेस्कटॉप डोंट अलाउ। ये दोनों फंडे आपको रखने हैं ताकि क्या आपका कोई भी रिमोटली एक्सेस ना कर पाए। अगर ट्रबल शूटिंग की बात है, आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं हो रहा है ना आपको किसी को एक्सेस देना है, तो यही के वही ऑप्शन आपको चालू करने हैं कि अलाउ एंड अप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने चालू किया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये फीचर्स चालू रहना चाहिए, आपको बाद में इसको बंद करना है। तो क्या डोंट शेयर एंड हटा दो, अप्लाई एंड ओके, ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर का कोई और एक्सेस ना ले जाए। इसका फंडा मेन यही है। उसके बाद सम एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर विच डोंट हैव अनइंस्टॉल ऑप्शन। आपने कब वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, सबको वॉइस क्लियर आ रही है अभी? तो मुझे सिंपल वी लिख दो, सिर्फ वी। आशुतोष को वॉइस का लोचा हो रहा है, इन जल्पेश को भी कभी कभी होता है। नेट का इश्यू आपके तरफ से ना हो, बाकी सबको तो वॉइस क्लियर ही आ रही है भाई। ऐसा तो एक काम करो, मैं 2 मिनट होल्ड रखता हूँ, आप कनेक्शन बंद करके फिर से चालू कर दो, फिर से ज्वाइन हो जाओ। एंड मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने ही वाला हूँ, तो जो जो छूट गया बीच बीच आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करते। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा जैसे मैंने आपको बोला, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखता तो आप यहाँ पर आ सकते हो प्रोग्राम फाइल्स में या प्रोग्राम फाइल 86 में। एंड यहाँ पर उसी सॉफ्टवेयर के नाम का एक फोल्डर बना होगा और उस फोल्डर के अंदर अनइंस्टॉल वाली EXE होगी। जैसे ये IDE दिख रहा है, तो ये देखो IDE.exe है, ये तो इंस्टॉल करने की, ये आप ओपन करिए फोल्डर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे आके देखो आप, दिख रहा है अनइंस 000.exe, तो ये आप क्लिक करोगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह सभी सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर के फोल्डर बन जाता है, फोल्डर के अंदर उसकी फाइल बन जाती है जहां से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये भी अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कंपलसरी है। तो गलती से आपने कोई सॉफ्टवेयर ट्राई करने के लिए कैसा है अच्छा लगा, आपने इंस्टॉल कर लिया लेकिन बाद में अनइंस्टॉल नहीं हो रहा, तो वो फिर क्या होगा, बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर का डेटा सब लेता रहेगा, लाइक वायरस वॉर्म्स ट्रोजन्स, मैंने आपको बताया, कल हमने पढ़ा था। तो वो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड कभी कभी हाई लेवल पे कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो अनइंस्टॉल वाला भी नहीं देते, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम फाइल्स में जाओ और उस सॉफ्टवेयर नाम का जो फोल्डर दिखे उस फोल्डर को डायरेक्ट क्या शिफ्ट के साथ परमानेंटली डिलीट कर दो, प्रोग्राम फाइल में या प्रोग्राम 86 में। तो उस सॉफ्टवेयर के नाम का जो फोल्डर वही पूरा उठा दो, तो ताकि क्या उसका डेटा चला गया। अब वो सॉफ्टवेयर अगर बैकग्राउंड में इंस्टॉल है भी लेकिन वो कुछ यूज नहीं कर पाएगा, उसका जो यूज करने की जो फाइल्स थी वो सब डेटा चला गया। तो ऐसे ही क्या एक मान लो कि हाइबरनेट मोड में जैसा फिर कोमा में वो पड़ा रहेगा। अगर सबको क्लियर है तो सी लिख दो।
ओके, आगे बढ़ते हैं सेशन में। ठीक है, ये सब था हैक इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसी सब जानकारी की जो नॉर्मल यूजर को नहीं होती। सबसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ ऐसी फाइल्स एंड फोल्डर है जहां पर बेफिजुल का डेटा स्टोर हो जाता है, वो आप डिलीट कर सकते हो ताकि आपका कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो जाए। एंड कभी कभी क्या किसी और बंदे ने भी वहां पर डेटा डाल दिया जो हिडन होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर कुछ बैकग्राउंड की सर्विस, कुछ डिफॉल्ट शेयरिंग होते हैं वो फोल्डर, अगर किसी ने शेयर ना भी किया है तब उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैंने आपको बताया, रिमोट डेस्कटॉप का सेटिंग बताया, और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमारा हैक इनटू कंप्यूटर वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब आगे बात करते हैं, हमारे टॉपिक में आते हैं वाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, वाई वी नीड सिक्योरिटी। तो क्योंकि अब हमारा एथिकल हैकिंग मोस्टली खत्म होने आया है, हमने बहुत सारे अलग अलग एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरेक्शन वाला टॉपिक है कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी कि कैसे हैकिंग हो सकता है, कैसे वायरस एंड वॉर्म्स होते हैं, वो जो उसका काम क्या है, या आपके कंप्यूटर में कैसे डेटा आ सकता है, या फिर आपके फोल्डर जो डिफॉल्ट शेयर होते हैं कोई दूसरा आपका डेटा यूज कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे अलग अलग आईटी रिलेटेड हमने प्रॉब्लम या फिर जो अवेयरनेस होना चाहिए वो सब फंडा हमने देखा। तो ये टॉपिक आप इजीली बता पाओगे कि भाई हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए, वाई वी नीड सिक्योरिटी। सिंपल फंडा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब में जो मिलेशियस वाला काम था, वायरस वॉर्म्स वाला या हैकर वाला काम, वो काम आपके कंप्यूटर के साथ ना हो जाए, कोई और आपका कंप्यूटर का डेटा ना ले ले, एक्सेस ना ले ले, एंड आपको अपने डेटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रखनी है, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपको सिक्योरिटी करनी है तो उसकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, आपको दिखता होगा कंप्यूटर में। एक फंडा बताया वो पूरा क्या, सिक्योरिटी ऑफ आईटी डिवाइस। अलग अलग आईटी डिवाइस की आपको सिक्योरिटी चाहिए। सबसे पहला आईटी डिवाइस में सबसे बड़ा फंडा क्या है, लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप है वो पोर्टेबल डिवाइस है, तो कहीं भी अलग अलग नेटवर्क में कनेक्ट होता है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। लेकिन मैंने आपको जो अलग अलग फंडे बताया अभी थोड़ी देर पहले, हैक इनटू कंप्यूटर, वो सब फंडे अगर आप ठीक से समझ गए ना, वो सब एक्स्ट्रा पे फिजुअल की सर्विस सब कुछ बंद रखते हो, तो आप थोड़े बहुत हद तक तो सिक्योर हो ही। लेकिन आपने खुद कहीं क्लिक किया है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, उसके हिसाब से कि आपको अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आता है कंप्यूटर। क्योंकि मैंने बताया कि आजकल कंप्यूटर का यूज बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन सबको ये नहीं मालूम कि क्या क्या लैपटॉप या कंप्यूटर में काम का रखना है या काम का नहीं रखना है। तो दूसरे नंबर में जो सबसे वनरेबल डिवाइस होता है, जिसमें प्रॉब्लम है, वीक पॉइंट है, तो आते हैं कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है मोबाइल्स। एंड्रॉयड है सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस, लेकिन सबसे कम सिक्योरिटी वाला डिवाइस। उसी तरह कैमरा, मोबाइल में या लैपटॉप में जो कैमरा होते हैं वो जिस जिस एप्लीकेशन को आपने परमिशन दी है, वो सब एप्लीकेशन आपका कैमरे को यूज कर सकते हैं, भले आप उसको यूज कर रहे हो ना कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आपने कैमरा का एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने कैमरा खोला हुआ है, आप फोटो खींच रहे हो। ऐसा ही उसी टाइम जब आपका फोन ऐसे ही आपकी जेब में पड़ा है या आपके घर पे पड़ा है, कहीं पर टेबल पे पड़ा है, उस टाइम भी आपका कैमरा कोई और बंदा यूज कर सकता है, तो आपको वो सिक्योर रखना है। अगर जो कोई भी मेरे स्टूडेंट है, अभी सबने अगर देखा हो तो मैं मेरे कैमरे के ऊपर पट्टी लगा के रखी हुई है, क्योंकि वो डिवाइस है कैमरा। अब वो जब चालू होगा डिवाइस, तो आपको अंदर सॉफ्टवेयर में आपने क्लिक किया, कैमरा चालू किया, तो उस टाइम वो जो रिकॉर्डिंग करता है, तो डिवाइस सिर्फ आपको दिखाता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन उसके बजाय भी वो रिकॉर्डिंग तो करता है, कर ही सकता है। जैसे आपको अगर ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं दिखा उसका मतलब ये नहीं कि वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, उसका काम का तो चालू है। एंड किसी और बंदे ने उसका यूज करना शुरू कर दिया, तो वो आपके कैमरे में से क्या क्या चीज देख सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। तो मोस्टली मोबाइल में या लैपटॉप में जो कैमरा है, ठीक है, उसको आपको सिक्योर रखना है। फिजिकली सिक्योर रख दोगे तो आपको लॉजिकल सिक्योरिटी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैंने लैपटॉप पे पट्टी लगा के रखी, उसी तरह अगर आप कैमरा का है बंद कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो नए मोबाइल निकले नए पॉपअप कैमरा, तो वो भी थोड़े बहुत हद तक सिक्योर है कि बाय डिफॉल्ट कोई उसको यूज नहीं करेगा, कोई भी अगर कैमरा को यूज करता है तो वो पॉपअप होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी वो फीचर अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिकल मोबाइल डिवाइस यूज करने के हिसाब से वो फीचर अच्छा नहीं है। लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी, आगे बढ़ते। फिर एक्सेस पॉइंट, या फिर आपके घर पे जो भी वाईफाई राउटर पड़ा है वो, अगर आप घर पे वाईफाई यूज करते हो तो आपके घर पे एक डिवाइस होगा
जिसके थ्रू आप नेट यूज करते हो उसको नॉर्मल लोग राउटर बोलते हैं, लेकिन एक्सेस पॉइंट है वो, तो उसकी सिक्योरिटी करनी है। फिर है स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा अभी है, ये आप समझ लो कि मोबाइल से भी ज्यादा वनरेबल इस लोगों ने उसकी कॉम्पिटिशन छीन ली है। सबसे वनरेबल, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक डिवाइस है, जिसमें सबसे ज्यादा खामी है, तो वो है स्मार्ट टीवी एंड एंड्रॉयड। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड टीवी में क्या अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का फंडा भी आता है, आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें कभी सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं है कि आप जो कोई भी एप्लीकेशन डालते हो उसको कैमरा यूज करना है कि नहीं करना, वो आपके टीवी का स्पीकर या वॉल्यूम यूज करे या ना करे, ऑडियो यूज करे ना करे। वो अगेन जैसे मैंने कहा कंप्यूटर जैसा है, क्या कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे वो सब परमिशन लेगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दो या उसके अंदर सिक्योरिटी रखो, जबकि टीवी में तो कुछ भी नहीं है। तो आउट ऑफ इंडिया स्मार्ट टीवी ज्यादा यूज होने लगे, और अभी तो आउट ऑफ इंडिया में स्मार्ट टीवी का हैक होने का भी शुरू हो चुका है। मोस्टली स्मार्ट टीवी के अंदर या एंड्रॉइड टीवी के अंदर वो कैमरा हैक करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो टीवी होता है वो ऐसी पोजीशन पे होता है जहां से आप ठीक से देख पाओ, आपको मूवी या वीडियो अच्छे से दिखे। मोस्टली बेडरूम में होता है या फिर हॉल में होता है, एंड उसका कैमरा होगा वो बीच में जो होता है नॉर्मल एक डिवाइस के हिसाब से, उसकी डिजाइन के हिसाब से। तो टीवी का सेटअप ऐसे होता है कि आपको पूरा घर या फिर जो टीवी देखने वाले बंदे हैं उसके सामने ही बैठे होगे, तो वो हैक करके आराम से आप क्या कर रहे हो वो मालूम कर सकता है। इसलिए टीवी, स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी का भी आपको ध्यान रखना है। बेटर है कि कैमरा वाला टीवी ना लो। ठीक है, कैमरा वाला टीवी तब लेना जब अभी इसमें फीचर्स में सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आ जाए, या फिर कैमरा वाला टीवी लेना है तो जैसे मैंने बोला कि लैपटॉप पे पट्टी रखी, उस तरह कैमरा पे पट्टी रख दो। जब आपको कुछ काम है, वीडियो कॉलिंग करना है या फिर टीवी में कैमरा का काम है, तो उस टाइम वो पट्टी निकाल लेना। फिर ब्लूटूथ डिवाइस, ये भी ज्यादातर अनसिक्योर है, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस में क्या होता है, आप यहाँ से ब्लूटूथ चालू करो, सामने वाले डिवाइस का ब्लूटूथ चालू होना चाहिए, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत वाला है कि अगर आप किसी, आपका डिवाइस किसी और के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो भी आप उसका हैकिंग कर सकते हो। मैं अगर मेरी बात करूँ तो 2012-13 की बात करूँ तो उस टाइम पे जब नॉर्मल मोबाइल आते थे, एंड्रॉइड डिवाइस तो उतने ज्यादा उस टाइम पे फेमस भी नहीं थे, आए भी नहीं थे, नॉट श्योर, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन तो उस टाइम पे जो छोटे मोबाइल आते थे स्विच वाले, उस टाइम पे उसमें ब्लूटूथ सबसे अच्छा था। अगर आपको किसी से फाइल ट्रांसफर करनी हो, शेयर करनी हो, तो आप ब्लूटूथ से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने वो ब्लूटूथ के थ्रू सामने वाले का मेमोरी कार्ड एंड सब कुछ मैंने एक्सेस किया हुआ है। तो अभी तो ब्लूटूथ के अंदर स्पीड भी बढ़ गई है, ब्लूटूथ में वर्जन 4 वर्जन 5 आ गया है, जिसमें ज्यादातर की स्पीड होती है ब्लूटूथ की। तो वो सब फंडा है, तो आपको ब्लूटूथ डिवाइस भी श्योर रखने हैं, सिक्योर रखने हैं। फिर आईओटी डिवाइस, ये सबको मालूम हो या ना हो, आईओटी डिवाइस। ठीक है, आईओटी डिवाइस में जितने ऐसे डिवाइस की जो सब क्या नेटवर्क के थ्रू चलते हैं, आजकल जो स्मार्ट फ्रिज या स्मार्ट एसी इन सब कुछ आने लगा है, तो उस तरह बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, फैन भी आते हैं जो आप मोबाइल से एक्सेस करते हो, चालू बंद कर सकते हो। तो सब डिवाइस भी आपको सिक्योर रखने की जरूरत है, लेकिन उसमें फिलहाल सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अवेयर रहना है। अब मान लो ये सब डिवाइस या अलग अलग चीजें अगर हैक हो गई या फिर कनेक्ट कर लिया किसी और ने, मिस यूज किया, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तो देखो मेंटली हेरेसमेंट, जैसे मान लो किसी ने आपका कैमरा हैक कर लिया है एंड आपके कुछ ऐसे वीडियो या कुछ फोटोज उसने क्लिक कर लिए, तो आपको मेंटली हेरेसमेंट या समझ लो दूसरी भाषा में ब्लैकमेलिंग कर सकता है। मनी लॉस, किसी को आपकी सेंसिटिव डिटेल मालूम पड़ गई, क्रेडिट कार्ड का डेटा या फिर आपके बैंक अकाउंट का डेटा, ओटीपी, कुछ भी, मनी लॉस हो सकता है। रेपुटेशन, रेपुटेशन मोस्टली होता है, ये दोनों कनेक्टेड है, आइडेंटिटी थेफ्ट और रेपुटेशन। जैसे मान लो किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का आपने आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, उस कंपनी के बारे में अपने उल्टा पुल्टा पोस्ट डाल रहे हो, या कोई पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम है, वो आप हैक करके उसके अंदर आप अलग अलग फोटोज एंड वीडियोस डाल रहे हो उल्टे पुल्टे, या फिर अलग अलग भाषा में लिख रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, उसकी रेपुटेशन डाउन होगी। तो ये भी हो सकता है। फिर डेटा थेफ्ट, डेटा तो जा ही सकता है, तो सिंपल कॉमन है। ठीक है, एंड फिजिकल एब्यूज, जैसे वो ऑनलाइन पोर्न वो सब बोलते हैं, पोर्नोग्राफी सब कुछ, तो वो भी फिजिकल होता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मान लो कुछ उनके पास ये है मेंटली हेरेसमेंट, जैसे मैं आपको बोला अलग अलग फोटोज एंड वीडियोस उसके पास चले गए, तो ये फिजिकल एब्यूज भी वो कर सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, लॉसेस ड्यू टू अटैक, ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो उसी के लिए आपको क्या ये सब डिवाइस सिक्योर रखने हैं।
इस टॉपिक में किसी को डाउट हो तो मुझे क्यू लिखो क्वेश्चन का, वरना डन लिख दो। ठीक है, डन। फिर है सोशल इंजीनियरिंग, आगे का टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया था, सोशल इंजीनियरिंग। तो वापस मैं पीपीटी में आ जाता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग क्या है सिंपली, तो सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग यूजर्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, मैनिपुलेटिंग करना मतलब क्या कि आप उसको कुछ अपनी बात मनवाते हो, या फिर कुछ आप उल्टा पुल्टा ऐसा बोलते हो कि वो ऐसे करने में रेडी हो जाए जो आप चाहते हो। सिंपली उसको मैनिपुलेटिंग बोलते हैं, मैनिपुलेटिंग। या फिर उसको प्रॉब्लम करना, ब्लैकमेलिंग करना, वो भी एक मैनिपुलेटिंग में आ गया, लेकिन वो फोर्सफुली आया। यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग में वो फोर्सफुली नहीं है, यहाँ पर क्या ट्रिक करके। जैसे कल मैंने आपको वायरस बनाने का बताया था, और उसमें आपको लिखा था अलग अलग ट्रिक या वर्ड यूज करके आपको कुछ उसको पूछना है, वो आपको देने में रेडी हो जाए। वो एक आता है सोशल इंजीनियरिंग में। टेक्निकली फिर से बता देता हूँ क्या, सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग यूजर्स ऑफ कंप्यूटिंग दी सिस्टम इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। रिवीलिंग मतलब क्या, बाहर निकालना, काटना, किसी के मुंह से निकालना इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे मान लो किसी की आपको बर्थ डेट मालूम ना हो, आप ऐसे ही बोल दो तेरा बर्थडे कब आ रहा है, उसने बर्थ डेट बता दी, एंड मान लो वो बंदे ने कभी कहीं ना कहीं अपने पासवर्ड में बर्थ डेट रखी है, तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो। मोस्टली लोग अपने मोबाइल नंबर, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम, अपनी बर्थ डेट या ओनली बर्थ का ईयर, या अपने मोबाइल के आधे पीछे के 5 कैरेक्टर, या फिर कोई अपना स्पेशल पर्सन है उसका नाम पीछे @123, ऐसा कुछ पासवर्ड एंड सब कुछ रखते। तो अगर आप उससे कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सक्षम हो, आपके पास अलग अलग यूज कम्युनिकेशन वर्क पावर है, और आपने उसकी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो वो इंफॉर्मेशन भी हैक करने का एक तरीका हो सकता है। अब इसमें मेन फंडा आता है इमोशनल एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि कोई जो प्रोसेस करने का जो टाइमिंग है या तरीका है, वो रनिंग प्रोसेस को क्या बोलोगे, एक्सप्लॉइट। हमने कल के सेशन में लिया था कि वनरेबिलिटी है और थ्रेट है, तो थ्रेट को वनरेबिलिटी के अंदर डालने का जो प्रोसेस उसको एक्सप्लॉइट बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या, इमोशनल एक्सप्लॉइट, कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन करके या फिर किसी ट्रिक करके पूछ के अगर आपको निकलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल आएगा। जैसे आप कोई भी रैंडम बंदे को पूछोगे तो वो आपको नहीं बोलेगा, लेकिन आपका फ्रेंड है एंड आप पूछ रहे हो, तो सामने वाला सोचेगा फ्रेंड है, चल बता देता हूँ। उस तरह कहीं ना कहीं इमोशनल फंडा उसमें आता है। रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, सीनियर जूनियर हो, कलीग्स हो, कहीं ना कहीं इमोशनल फंडा जुड़ा हुआ है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होता है, तो वहां पर डिटेल इजीली निकल जाती है। अब मान लो आप भले सिक्योर हो, आप किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ने उसको ट्रिक करके पूछने का बोला है, आपसे इन्फॉर्मेशन निकाली, तो दिक्कत हो सकती है। दो तरीके हो सकते हैं इमोशनली में। एक है ग्रीड वाला, ग्रीटिंग वाला, खुशी वाला फंडा। आप खुशी से उसको कुछ ना कुछ बोलते हो, वो सामने खुशी से कुछ ना कुछ बोलता है एंड आप उसको बता देते हो। या दूसरी भाषा में, आजकल जो फेक मेल एंड मैसेजेस आते हैं, आप इतना पैसा जीत चुके हो, जैसे मैंने यहाँ पर डॉलर का सिंबल सब कुछ ऐड किया हुआ है। या फिर कोई बंदा अमीर है, वो मर रहा है, वो अपनी संपत्ति दान में कर रहा है, आपकी डिटेल दो। या फिर आपको ये मोबाइल जितना है फ्री में, या फिर पेटीएम इतने मनी फ्री में दे रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ क्या पॉजिटिव वाला रीजन होता है जो आपको देते हैं एंड आपको इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा नाम, एड्रेस मुझे मेल करो, तो आ जाता है। एंड दूसरा फंडा है काइंडनेस, शेयर करने वाला। जैसे मैंने जो ऊपर बताया, मोबाइल मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है या लॉटरी लग गई, वो सब क्या आ गया, ग्रीड वाला, खुशी वाला फंडा। दूसरा काइंडनेस वाला फंडा, आप इमोशनली उसको अच्छे से उसकी हेल्प करने के इरादे से उसको पूछो, भाई तू मुझे बताए तो आप मुझे बतलो, बोलो मैं आपका हेल्प करूंगा, ऐसे करो वो करो। आप काइंडनेस वाला तरीका बता के भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब ये दोनों फंडे, अब यही का यही फंडा अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हो, बुरे काम के लिए भी, लेकिन ये थोड़ा मैंने डिटेल में ये टॉपिक को बताया हुआ है। नॉर्मली तो मैं इतना ही पढ़ा देता हूँ भाई इन्फॉर्मेशन निकालना, लेकिन यहाँ पर ये आप दो तरीके यूज करके इन्फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से निकाल सकते हो। इसके अंदर अलग अलग 5 फेज है जो एडवांस लेवल का है, जो मैंने आपको ये टॉपिक भी अपडेट किया हुआ है। 5 अलग अलग फेज है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो। सबसे पहला फंडा क्या, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने थोड़ी बहुत ली, उसके थ्रू आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जीरो इन्फॉर्मेशन लेके किसी के पास जाओ और आप उसको पूछो वो आपको बता दे। मैंने जैसे बताया इमोशन कहीं ना कहीं होगा, वो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव, कोई ना कोई आपके पास थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू आपका क्या करो, एक प्लान बनाओ कि इसको क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किसके साथ ज्यादा घुलमिल करता है, उसके हिसाब से प्लान बनाओ कि कहाँ उसको मिलना है या कैसे उसको पूछना है, तो वो बताएगा। फिर एक्वायर टूल्स, मीन्स टूल्स यहाँ पर ऐसा नहीं टेक्निकल ही हो, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। जैसे उसको कुछ चीज पसंद हो, वो चीज लेके जाओ, तो यहाँ पर उसको आप उसको टूल्स गिन सकते हो। आपको उसके साथ बात करने के लिए जो जो चीज जरूरी होती है या बीच बीच बात में वो टॉपिक में जो चाहिए वो आप उसका तैयारी करके जाओ। फिर आप अपना अटैक करना, फंडा चालू करो, अटैक करना है, यहाँ पर हैकिंग करने की बात नहीं बोल रहा। आपने जो चीज इन्फॉर्मेशन निकालने को वो बातचीत चालू कर दो, बीच में उसको जो कुछ भी पसंद है वो आप उसको गिफ्ट दो या कुछ भी करो। फिर क्या, नॉलेज लो, वो जो कुछ भी बात चल रही है, आपने जो अटैक किया, जो इन्फॉर्मेशन निकाली, उसका नॉलेज लो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्ट उसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए काम करो। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा स्टेप जो बताया था प्लान करने का, वो प्लान में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दूसरे या तीसरे स्टेप में मिले। उस प्लान के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दूसरी दो तीन इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो, आप एरो देख रहे हो तो मैंने राउंड रखा है कि लास्ट में आपने जब अटैक किया और आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर वो दूसरी इन्फॉर्मेशन लेके क्या करो, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी और नई इन्फॉर्मेशन लो, उसके हिसाब से फिर नया प्लान बनाओ, फिर उसके हिसाब से जो दूसरी आपको चीजें चाहिए वो इकट्ठा करो, फिर से अटैक करने जाओ, उसको पूछो, फिर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। ये तो पूरा रोटेशन चलता रहेगा। तो ये होता है फेजेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बोल सकते हो, वरना आप 2-5 मिनट का सेशन बाकी है, मैं खत्म करता हूँ। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे डी करके मैसेज करो, क्लियर है तो सी कर दो। ओके, सबको मोस्टली क्लियर क्लियर है। लास्ट टॉपिक बाकी है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, कि क्या क्या टेक्निक आप यूज कर सकते हो। तो एक तो है फिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया वो अगर ग्रीनिंग वाला फंडा, कि आप एक फेक वेबसाइट बना लो, एक फेक पेज बना लो जिसमें अलग अलग लॉटरी वाला या मोबाइल वाला फंडा हो कि फ्री मोबाइल मिल रहा है। एक आप फॉर्म बना लो, एक फेक वेबसाइट या फेक वेब पेज बना के आप यूजर से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर है फेमिलरिटी एक्सप्लॉइट, फैमिली के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया इमोशनल चीजें ऐड करो, वो आपका भाई मामा काका कुछ भी है या फिर फ्रेंड्स है, तो उसकी फैमिली से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे आपके फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप फ्रेंड के जो कोई कॉमन फ्रेंड है उससे आप इन्फॉर्मेशन पूछो, या उसके कोई फैमिली रिलेटिव है जो आपको जानता है उससे आप कुछ पूछ सकते हो। मीन्स डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप उससे इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर है टेल गेटिंग। टेल गेटिंग में कैसा आएगा, तो कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, जैसे फिशिंग, फिशिंग ये वाला नहीं, मछली पकड़ने वाला जो फिशिंग होता है उसमें कैसा होता है कि आप चारा डालते हो, वो सामने से आता है। तो उस तरह आप क्या, कुछ ना कुछ चीजें जो उसको पसंद है वैसा कुछ करने की आप ट्राई करो, जिससे वो आप आपके पास सामने से आए, अट्रैक्ट हो एंड आपको इन्फॉर्मेशन बताए। आप वैसा भी कर सकते हो। फिर है इमीडिएटिंग सरकमटेंस, आप ओवरऑल भी बोल सकते हो सरकमटेंस के हिसाब से, पब्लिकली हिसाब से, गवर्नमेंट के, जैसे अभी चल रहा है ये वाला फंडा कोरोना, तो अलग अलग कितनी सारी वेबसाइट ऐसी कोरोना के नाम से बना दी कि आप कोरोना की अपडेट ले सकते हो, अपडेट रहो, ये वेबसाइट पे जाओ चेक करो। तो इसमें बहुत सारी फेक वेबसाइट भी बन चुकी है कि आप वहां पर गए, आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो, अगर आप सिंपल क्लिक करते हो तो वो क्लिक करने की वजह से आपका आईपी एड्रेस उसको मालूम पड़ जाता है। कोई भी वेबसाइट हो, इधर सिक्योरिटी वाली या विदाउट सिक्योरिटी वाली, अगर आप उस वेबसाइट पे जाते हो एंड आपने कहीं ना कहीं क्लिक किया तो आपका आईपी एड्रेस उसके बाद पहुंच गया। फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन डलवाता है कि आपका एरिया बताओ, जैसे कोरोना है तो बोलता है कि आप जो भी एरिया क्लिक करोगे वहां पर आपको कोरोना देगा, आप एरिया डालने की पूछता है, या फिर आपको मोबाइल नंबर डालो, आपको मैसेज में अपडेट आती रहेगी। वो करते करते क्या, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले गया। उसी तरह क्या, जो पब्लिकली माहौल चल रहा है वो पब्लिकली माहौल का यूज करके भी आप एक अलग पूरा नया तरीका बना के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे रिजल्ट का टाइम आता है तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आती है, 10th का या 12th का रिजल्ट देखो, या फिर जब एग्जाम आती है उस टाइम पे वो बहुत सारी फेक वेबसाइट ऐसी आती है कि भाई 10th का क्रैक किया हुआ पेपर है, ये है वो है। उस तरह का जो पब्लिकली माहौल है वो माहौल का यूज करके आप इंफॉर्मेशन निकालने के ट्राई कर सकते हो। फिर है ह्यूमन इमोशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया।
तो ये सब तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो सोशल इंजीनियरिंग में इतना था ये टॉपिक में, ठीक है। अब ये सब टॉपिक है प्रैक्टिकल वाले जो हम कल पढ़ेंगे। डन। विंडोज का पासवर्ड हैक करना, डॉस अटैक, पासवर्ड क्रैकिंग, विंडोज का क्रैक करने का, वेबसाइट क्लोनिंग करना, एनकालिंग, कल पूरा का पूरा सेशन रहेगा हमारा प्रैक्टिकल बेस। ये सब हम फंडे कल पढ़ने वाले हैं। इसमें फिलहाल किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकता है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। बाकी डन है तो डन लिख दो। ठीक है।